हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 2521। मेर सलम, आज मेरे यहाँ आने का कारण यह है कि मुझे आशा है कि आप मेरी एक मदद कर सकते हैं। साहिल ने समय बर्बाद नहीं किया और सीधे मुद्दे पर आ गए। तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो साहिल। मैं निश्चित रूप से ऐसी किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं कहूँगा जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। हालांकि अगर यह मेरी शक्ति से बाहर है तो मैं केवल माफ़ी ही मांग सकता हूँ अगर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर पाया तो। सलम का बयान पूरी तरह से सुरक्षित था। वह मदद करते अगर वह कर सकते, लेकिन अगर वह नहीं कर सकते तो वह कुछ नहीं कर पाते। इसे और सरल शब्दों में कहें तो वह छोटे मामलों में मदद करेंगे लेकिन बड़े मामलों में नहीं। उदाहरण के लिए, यदि यह कैम्बल और मार्श फैमिलीज के बारे में होता तो वह कुछ भी नहीं कर पाते। बेशक साहिल जानते थे कि सलम क्या कह रहे थे। वह नहीं चाहते थे कि सलम कैम्बल और मार्श फैमिलीज के मामले में उनकी मदद करें। हालांकि वह नहीं चाहते थे कि मार्श और कैम्बल फैमिलीज अचानक हमला कर दें जब वह एक ब्रेक थ्रू के लिए वास्तविक दुनिया में वापस जाने के लिए स्पिरिट केज छोड़ें। उन्हें उम्मीद थी कि यदि वह आसपास न हो तो सलम देरी करने में मदद कर सकते हैं। अतीत को देखते हुए यदि यह जल्दी होता तो उन्हें केवल लगभग एक दिन लगता। भले ही वह बहुत लंबा समय नहीं था, साहिल को इस बात पर विचार करना था कि यदि दुश्मन उनकी अनुपस्थिति में आए तो क्या किया जाए। एक बार जब वह सेक्लूजन में चले जाते तो लिटिल गर्ल निश्चित रूप से बाहर इंतजार करती और किसी को भी उन्हें परेशान करने की अनुमति नहीं देती। इसके अलावा वह नहीं जाती। उन्हें चिंता थी कि पेबल्स को कुछ हो सकता है। साहिल इसे कभी स्वीकार नहीं कर पाते। यदि उन्होंने पेबल्स को चोट पहुंचाई तो साहिल खुद को कैम्बल और मार्श फैमिलीज को मिटाने से नहीं रोक पाते। लिटिल गर्ल की सुरक्षा के लिए वह सेक्लूजन में जाने और स्पिरिट केज छोड़ने के लिए मेज रेजिडेंस में एक कमरे का उपयोग करेंगे। यहाँ मेयर सलम के होने से सब ठीक रहेगा। इसके अलावा 5 दिन हो गए थे और दुश्मन की ओर से कोई खबर नहीं थी, इसलिए एक और दिन के लिए कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। मेयर सलम, मैं लगभग एक दिन के लिए मेज रेजिडेंस में एक कमरा उधार लेना चाहता हूँ। यदि इस अवधि के दौरान मार्श और कैम्बल फैमिलीज यहाँ पहुँचते हैं तो कृपया मेरी गोद में मौजूद लिटिल गर्ल की रक्षा करें। जब मैं बाहर आऊँगा तो मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा, साहिल ने गंभीरता से कहा। तुम मेरे रेजिडेंस में सेक्लूजन में जाना चाहते हो? सलम ने अविश्वास में पूछा। उन्हें लगा कि उनके कानों में कुछ खराबी है और उन्होंने साहिल को गलत सुना है। क्या साहिल सचमुच इस समय सेक्लूजन में जाना चाहते थे? क्या इससे कुछ होगा? इसके अलावा वह सिर्फ एक दिन में क्या कर सकते थे? क्या वह भागने की कोशिश कर रहे थे? कैम्बल फैमिली के जासूसों ने साहिल को बाहर से मेज रेजिडेंस में प्रवेश करते देखा था। यदि साहिल बिना किसी को पता चले ये जगह छोड़ देते तो क्या मेज रेजिडेंस सार्वजनिक आलोचना का पात्र नहीं बन जाता? सलम कैम्बल और मार्श फैमिलीज को क्या जवाब देते? हाँ, मैं आपके यहाँ एक दिन के लिए सेक्लूजन में जाना चाहता हूँ। आपको बस ये सुनिश्चित करना है कि मेरी सिस्टर इस एक दिन सुरक्षित रहे। आप इसे इस तरह सोच सकते हैं कि मुझ पर आपका एक एहसान होगा। आप क्या सोचते हैं? साहिल ने दृढ़ता से कहा। सलम ने मन ही मन सोचा। खैर, सलम दुविधा में थे। सच कहूं तो उन्हें साहिल को अपना ऋणी बनाने की आवश्यकता थी। आखिरकार यह एक आशाजनक भविष्य वाला यंग मैन हो सकता था, इसलिए भविष्य में उनके लेलर की शीर्ष शक्ति को संभालने की बहुत अधिक संभावना थी। इस तरह के पर्सन से अच्छे संबंध और आसान होने से उन्हें बहुत फायदा होगा। हालांकि यदि वह सिर्फ इस आसान के लिए कैम्बल और मार्श फैमिलीज को नाराज करते हैं तो लाभ नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सलम नहीं जानते थे कि साहिल क्यों सेक्लूजन में जाना चाहते थे। इसलिए सलम नहीं जानते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। यदि वह सहमत होते तो यह एक बड़ा जुआ होता। अध्याय 2522। जब सलम झिझक रहे थे, साहिल ने फिर कहा, मेयर सलम, शायद सिर्फ एक दिन में कोई खतरा नहीं होगा। 5 दिन हो गए हैं और मैंने 2 फैमिलीज को यहाँ मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने आते नहीं देखा। उन्हें अभी भी तैयारी करनी चाहिए। आप बिना किसी प्रयास के मुझसे एक आसान प्राप्त कर सकते हैं, तो आप अभी भी क्यों हिचकिचा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मेरा आसान बेकार है? नहीं, तुमने मुझे गलत समझा। सच कहूं तो जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तभी मुझे पता था कि तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है, इसलिए मैंने एरियन को तुमसे माफ़ी मांगने के लिए कहा था। हालांकि एक बर्च फैमिली मेंबर के रूप में मेरे कार्य मेरे फैमिली का प्रतिनिधित्व करते हैं और अब जब कैम्बल और मार्श फैमिलीज मिलकर काम कर रहे हैं तो मेरा फैमिली भी असहाय है, सलम ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। साहिल को उम्मीद नहीं थी कि सलम उन्हें ना कहेंगे। उन्होंने सोचा था कि मेयर के रूप में सलम काफ़ी साहसी होंगे और उनके पास इतने विचार नहीं होंगे। ऐसा लग रहा था कि वह कैम्बल और मार्श फैमिलीज के सहयोग को कम नहीं आंक सकते। चूंकि सलम ने यह कह दिया था, साहिल उन्हें मजबूर नहीं करेंगे। वह बस कुछ और दिनों की देरी कर सकते थे और अपने ब्रेक थ्रू के लिए स्पिरिट केज छोड़ने से पहले 2 फैमिलीज के पहले हमले के गुजरने का इंतजार कर सकते थे।
उन्हें विश्वास था कि उनकी एंशिएंट लेवल 1 सोल पावर 2 फैमिलीज से निपटने के लिए पर्याप्त थी। अब तक साहिल की स्पिरिट केज में जिस सबसे मजबूत पर्सन से मुलाकात हुई थी, वह अभी भी वह मिस्टीरियस पर्सन था। हालांकि यह निश्चित था कि यदि वह अब उस मिस्टीरियस पर्सन से मिलते तो कौन अधिक मजबूत होता। इसके अलावा वह मिस्टीरियस पर्सन ही था जिसने स्पिरिट केज के 8 में सिटीज के खजाने को लूटा था। इससे साहिल ये निष्कर्ष निकाल सकते थे कि मिस्टीरियस पर्सन इतना मजबूत था कि वह स्पिरिट केज के 8 में सिटीज में जो चाहे कर सकता था। ताकतों द्वारा उन्हें खजाना भेजने के बाद उन्होंने आवाज उठाने की हिम्मत तक नहीं की। इससे साहिल को लगा कि वह स्पिरिट केज में जो चाहे करने के लिए पर्याप्त मजबूत भी थे। यदि ऐसा है तो मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। चिंता न करें मैं असलम, मैं इसे दिल पर नहीं लूंगा और इससे हमारे बीच के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं। ये कहने के बाद साहिल जाने के लिए उठे। कुछ कदमों के बाद सलम ने उन्हें रोक दिया। रुको साहिल, क्या कुछ और है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ मैं सलम? साहिल ने पूछा। सलम ने इसके बारे में सोचा और खुद को संभालते हुए पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम केवल एक दिन के लिए सेक्लूजन में रहोगे? बेशक, ये सिर्फ एक दिन होगा, शायद उससे भी कम। साहिल ने सिर हिलाया। ठीक है, बस सेक्लूजन में जाने के लिए मेज रेजिडेंस का उपयोग करो। भले ही दोनों फैमिलीज यहाँ हो, मैं भी एक और दिन की देरी करने में तुम्हारी मदद करूंगा। अंत में सलम ने इस पर दांव लगाने का फैसला किया। वह इस यंग मैन के बारे में बहुत आशावादी थे। उन्हें लगा कि साहिल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो युद्ध से ठीक पहले भाग जाए। शायद उन्हें सचमुच इस एक दिन की जरूरत थी। मैं सलम, सच कहूं तो आपको खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं है। मुझे इस समय सेक्लूजन में जाने की जरूरत नहीं है। 2 फैमिलीज के आने के बाद मेरे लिए ऐसा करना बहुत देर नहीं होगी, साहिल ने कहा। उन्हें वास्तव में इस समय सेक्लूजन में जाने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने बस ये सोचा कि चूंकि उनके पास पर्याप्त लैविश पॉइंट्स हैं, इसलिए उन्हें उनका उपयोग करना चाहिए। वह जितने अधिक शक्तिशाली होंगे उतने ही अधिक आत्मविश्वासी होंगे, है ना? उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सलम से एक दिन के लिए पेबल्स की रक्षा करने के लिए कहना उनके लिए इतना कठिन होगा। साहिल ने सोचा कि यह सिर्फ एक छोटा सा मामला था, लेकिन सलम के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। ये पर्सपेक्टिव में अंतर था। जब 2 लोगों के दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से एक ही समस्या के लिए अलग अलग परिणामों पर विचार करेंगे। साहिल, सहमत होने से पहले मैंने खुद से काफ़ी बहस की है, इसलिए कृपया मुझे और मना न करें। खैर ठीक है। साहिल ने भी बहस करना बंद कर दिया। उन्हें भी जल्दी ब्रेक थ्रू से फ़ायदा होगा। तुम कब शुरू करोगे? साहिल ने देखने के लिए अपना सिस्टम खोला। उनके पास पहले से ही 2.77 मिलियन लैविश पॉइंट्स थे। उन्हें अपने ब्रेक थ्रू के लिए आवश्यक 2.8 मिलियन तक पहुंचने के लिए केवल 30,000 और चाहिए थे। करीब 1 घंटे बाद। ठीक है, मैं किसी से तुम्हारे लिए एक कमरे तैयार करने के लिए कहूँगा। धन्यवाद मैं सलम, आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। अध्याय 2523। 1 घंटे बाद साहिल एम्बर सिटी के मेज रेजिडेंस के अंदर एक बंद सीक्रेट रूम में दिखाई दिए। किसी को भी अंदर आने और यह महसूस करने से रोकने के लिए कि वह चले गए हैं, साहिल ने दरवाजे पर कुछ किया। लिटिल गर्ल पेबल्स साहिल के लिए दरवाजे की रखवाली करने के लिए बाहर बैठी थी। उसके छोटे हाथ उसके सिर को सहारा दे रहे थे। सलम उसके पास ही थे। जब उन्होंने प्यारी लिटिल गर्ल को देखा जो एक पोर्सिलेन डॉल की तरह लग रही थी, तो उन्होंने पूछा, लिटिल गर्ल तुम्हारा नाम क्या है? ग्रैंपा, मेरा नाम पेबल्स है, लिटिल गर्ल ने उत्तर दिया। इससे पहले कि वह सेक्लूजन में जाते, साहिल ने उससे इस ओल्ड मैन की बात सुनने के लिए कहा था। पेबल्स, कितना प्यारा नाम है। क्या साहिल तुम्हारा ब्रदर है? हाँ, लिटिल गर्ल ने अपना सिर झुकाया और इसके बारे में सोचा। हाँ और नहीं, हाँ और नहीं, तुम्हारा क्या मतलब है? सलम भ्रमित थे। वह भी मेरे ब्रदर हैं, लेकिन जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो वह नहीं रहेंगे। क्यों? सलम ने उत्सुकता से पूछा। ग्रैंपा, आप कितने बेवकूफ़ हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं उनसे शादी करूंगी, इसलिए तब वह मेरे ब्रदर नहीं रहेंगे, लिटिल गर्ल ने मुस्कुराते हुए कहा। साहिल के साथ अपनी शादी के बारे में बात करते समय लिटिल गर्ल अच्छे मूड में थी। पिछले समय में साहिल का पीछा करने के बाद उसने अपनी कुछ यादें वापस पाली थीं। वे सब साहिल के बारे में थीं। उसे साहिल से वादा करना याद आया कि जब वह बड़ी हो जाएगी तो वह उनसे शादी करेगी। जब सलम ने यह सुना तो वह हैरान रह गए। 7 या 8 साल की एक लिटिल गर्ल शादी के बारे में कैसे जान सकती है? आजकल के लिटिल किड्स इतनी जल्दी परिपक्व हो जाते हैं। उन्होंने शुरू में सोचा था कि लिटिल गर्ल साहिल की सगी सिस्टर थी। अब ऐसा लग रहा था कि वह नहीं थी। बेशक ये पूर्ण नहीं था। आखिर 7-8 साल की लिटिल गर्ल क्या जानती होगी? उसने सुना होगा कि पति और पत्नी हमेशा साथ रह सकते हैं जब वह हमेशा अपने ब्रदर के साथ रहती थी, इसलिए उसने इसे इतना व्यापक रूप से जाना कि वह अपने ब्रदर से शादी करेगी। पेबल्स, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? सलम ने फिर पूछा।
वह देखना चाहते थे कि क्या वह अपनी लिटिल गर्ल से कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वह पहले उसके पेरेंट्स से शुरुआत करेंगे, फिर वह साहिल के बारे में प्रश्न डालेंगे। मुझे नहीं पता, लिटिल गर्ल ने सिर हिलाया। तुम्हारे अन्य फैमिली मेंबर्स कहाँ हैं? मुझे ये भी नहीं पता। ग्रैंपा, पूछना बंद करो। मुझे केवल साहिल याद है और मुझे कुछ भी याद नहीं है, लिटिल गर्ल ने मुंह बनाकर कहा। ठीक है। सलम जानते थे कि वह लिटिल गर्ल से साहिल के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने विषय बदल दिया। सलम के सवालों का जवाब देते समय लिटिल गर्ल पूरी तरह से चौकस नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वह इस बातूनी ओल्ड मैन पर ध्यान नहीं देना चाहती थी। वह सलम को बहुत अजीब महसूस करा रही थी। सीक्रेट रूम के अंदर साहिल ने सावधानीपूर्वक किसी भी उपकरण की जांच की जिसका उपयोग उसकी निगरानी के लिए किया जा सकता था। अंत में उन्हें कोई नहीं मिला। सलम काफी विशेष थे, चाहे कुछ भी हो, सलम ने उनकी मदद की थी। इसलिए यदि भविष्य में उन्हें मौका मिला तो साहिल इस दयालुता का बदला चुकाएंगे। सिस्टम खोलने के बाद साहिल की नज़रें उनके लैविश पॉइंट्स पर टिकीं। लैविश पॉइंट्स 28,16,253। ये ब्रेक थ्रू के लिए आवश्यक 2.8 मिलियन पॉइंट से ऊपर चला गया था। इसलिए साहिल ने स्पिरिट केज छोड़ने का विकल्प चुना। उनकी सोल पलक झपकते ही गायब हो गई। जब उन्होंने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो उनकी चेतना अर्थ पर उनके बॉडी में वापस चली गई थी। समय बचाने के लिए साहिल सीलिया और दूसरों से मिलने नहीं गए। उन्होंने तुरंत सिस्टम पैनल खोला और बॉडी के पीछे प्लस साइन पर क्लिक किया। एक विंडो पॉपअप हुई। इस ब्रेक थ्रू में 1 मिलियन लैविश पॉइंट्स खर्च होंगे। इस ब्रेक थ्रू के बाद बॉडी सुप्रीम लेवल 10 से एंशिएंट लेवल 1 पर चली जाएगी। होस्ट, कृपया चुनें कि क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं। नीचे 2 विकल्प थे, हाँ और नहीं। बेशक, साहिल ने हाँ चुना। अध्याय 2524। 1 मिलियन लैविश पॉइंट्स गायब हो गए। उनके बॉडी पर लक्षण दिखने लगे क्योंकि यह गर्म होने लगा था। फिर ये धीरे धीरे अधिक से अधिक स्पष्ट हो गया। उनके पूरे बॉडी की मांसपेशियों में भी दर्द होने लगा। 3 घंटे बाद उनके बॉडी का ब्रेक थ्रू समाप्त हो गया। हफ, साहिल ने एक लंबी सांस छोड़ने के बाद सिस्टम खोला। बॉडी एंशिएंट लेवल 1, आप 10,000 लैविश पॉइंट्स का उपयोग करके एक लेवल अपग्रेड कर सकते हैं। माइंड एंशिएंट लेवल 1, आप 10,000 लैविश पॉइंट्स का उपयोग करके एक लेवल अपग्रेड कर सकते हैं। कॉम्बैट बिगिनर एंशिएंट ओवरलॉर्ड रैंक लैविश पॉइंट्स 18,16,253। स्पेशल स्किल क्लोनिंग लेवल 5। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद साहिल ने अपने बॉडी और माइंड को अपग्रेड करना जारी रखा। इसके बाद वह शेष 1.8 मिलियन लैविश पॉइंट्स का उपयोग अपने बॉडी और माइंड को एंशिएंट लेवल 1 से एंशिएंट लेवल 10 तक अपग्रेड करने के लिए करेंगे। उन्हें दूसरे लेवल पर अपग्रेड करने के लिए आवश्यक समय दूसरे रैंक पर अपग्रेड करने के लिए आवश्यक समय से कम होगा। हालांकि उन्हें और अधिक बार अपग्रेड करने की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर उन्हें 18 बार वही काम करना होगा। जरूरी कुल समय को मिलाना निश्चित रूप से एक ब्रेक थ्रू के लिए आवश्यक समय से अधिक होगा। फिर साहिल ने माइंड से शुरुआत की और इसे लेवल दर लेवल अपग्रेड किया। लेवल 9 सिविलाइजेशन लेला। प्रमुख परिवारों में से एक कैम्बल फैमिली को अंततः मार्श फैमिली के पावर हाउसेस प्राप्त हुए। नेतृत्व करने वाली पर्सन एक ओल्ड वुमन थी। वह कुबड़ी थी और लाठी पकड़कर झुकी हुई थी। उसके पूरे चेहरे पर झुर्रियां थीं और वह ऐसी लग रही थी जैसे मरने वाली हो। फिर भी कैम्बल फैमिली ने मौत के कगार पर खड़ी ऐसी ओल्ड वुमन का अपमान करने की हिम्मत नहीं की। जब उन्होंने इस ओल्ड वुमन को देखा तो कैम्बल फैमिली के प्रमुख जॉनथन चौंक गए। मार्श फैमिली इतनी उदार थी कि उसने उसकी स्थिति के किसी व्यक्ति को भेजा था। वे एक छोटे से मुद्दे पर इतना बड़ा हंगामा कर रहे थे। जॉनथन ने बिल्कुल भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्होंने तुरंत इसकी सूचना अपने फैमिली के ग्रैंड मास्टर को दी। अंत में कैम्बल फैमिली के पार्शियल ओवरलॉर्ड रेल्म ग्रैंड मास्टर को भी उनका स्वागत करने के लिए बाहर आना पड़ा। तो कोई देख सकता था कि इस ओल्ड वुमन का दर्जा कितना भयानक था। वह मार्श फैमिली की स्थिर करने वाली ताकतों में से एक थी, एगाथा मार्श। वह एक डरावनी पावर हाउस थी जो पहले से ही पार्शियल ओवरलॉर्ड रेल्म में थी। जब मार्श फैमिली को पता चला कि फैबियोला की स्पिरिट केज में मृत्यु हो गई है तो उन्हें अत्यंत क्रोधित के रूप में वर्णित किया जा सकता है। भले ही फैबियोला आंखों को भाने वाली नहीं थी और कोई यहां तक कह सकता था कि वह विभत्स थी, फिर भी वह मार्श फैमिली के प्रमुख की यंग मिस्ट्रेस और ग्रैंडडॉटर थी। वह बिना किसी कारण के मर गई। इसलिए स्पिरिट केज में शीर्ष ताकतों में से एक के रूप में क्या मार्श फैमिली इसे इतनी आसानी से जाने देगी? वे बेहद अपमानित होंगे। इसलिए जब तक वे हत्यारे को खोजने, फैबियोला का बदला लेने और मार्श फैमिली की प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए किसी को भेजते हैं, तब तक सब ठीक रहेगा। यह एक पार्शियल ओवरलॉर्ड के स्वयं आगे आने के योग्य नहीं था। फिर भी संयोग से एगाथा एक सीक्रेट टेक्निक विकसित करने के बाद अपना मन साफ करने के लिए बाहर आई थी। फिर उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसने मार्श फैमिली को नीचा दिखाने और उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट को मारने की हिम्मत की थी।
चूंकि एगाथा के पास कुछ खाली समय था, उसने लोगों को साथ लाने का फैसला किया। वह देखना चाहती थी कि ऐसा करने वाला इतना साहसी कौन है। क्या उसने सोचा था कि यदि वह स्पिरिट केज में छिप गया तो मार्श फैमिली कुछ नहीं कर पाएगी? कितना भोला! वास्तव में वास्तविक जीवन की तुलना में स्पिरिट केज में बदला लेना बहुत अधिक कष्टदायक था। हालांकि यह मार्श फैमिली के स्तर वाले फैमिली के लिए कोई चुनौती नहीं थी। मार्श फैमिली स्पिरिट केज में प्रवेश करने के लिए किसी भी ताकतों के चैनल का उपयोग कर सकती थी। इतनी मामूली बात के लिए मार्श फैमिली जैसी ताकत को कोई नाराज नहीं करेगा। कैम्बल फैमिली के माध्यम से यह पता लगाने के बाद कि फैबियोला का हत्यारा स्पिरिट केज में एम्बर सिटी के मेयर्स रेजिडेंस में था और मेयर से विशेष उपचार प्राप्त कर रहा था, एगाथा तुरंत साहिल से स्पष्टीकरण मांगने के लिए अपने लोगों को स्पिरिट केज में ले आई। कैम्बल फैमिली पीछे पीछे चली। चूंकि मार्श फैमिली की पार्शल ओवरलॉर्ड यहाँ थी, उनके पास पीछे हटने और उन्हें नेतृत्व करने देने के अधिक कारण थे। अध्याय 2525। एगाथा और मार्श फैमिली के पावर हाउसेस स्पिरिट केज के एम्बर सिटी के डिसेंडिंग पॉइंट पर दिखाई दिए। फिर कैम्बल फैमिली के लोग भी आ गए। अब एम्बर सिटी का डिसेंडिंग पॉइंट बहुत भीड़भाड़ वाला था। भीड़ बहुत लंबी कतार में थी। स्पिरिट केज के 8 में सिटीज में से एक के रूप में इसमें बहुत बड़ा डिसेंडिंग पॉइंट था, इसलिए इसमें बहुत सारे लोग भी आ सकते थे। हालांकि एम्बर सिटी में अधिक लोग रह रहे थे। हर कोई भागना चाहता था, इसलिए निश्चित रूप से कुछ समय के लिए भीड़भाड़ रहेगी। बेशक हर किसी को लाइन में लगने की जरूरत नहीं थी। हर जगह विशेषाधिकार होंगे। एम्बर सिटी के बर्च, कैम्बल और विडेल्स फैमिलीज जैसे लोग किसी भी समय स्पिरिट केज में प्रवेश कर सकते थे और छोड़ सकते थे। उनके पास विशेष रास्ते थे जो सामान्य रास्तों से अलग थे, इसलिए उन्हें लाइन में लगने की जरूरत नहीं थी। तीनों परिवारों के नीचे की ताकतों को भी लाइन में लगने की जरूरत नहीं थी। उन सभी को ताकत के अनुसार वर्गीकृत किया गया था। जो लोग लाइन में थे वे सभी समाज के निचले स्तर के साधारण लोग थे। जैसे ही ईगन को पता चला कि मार्श फैमिली के लोग यहाँ हैं, वह उनके इंतजार में पहले ही डिसेंडिंग पॉइंट पर चला गया। जब उसने एगाथा को बाहर निकलते देखा तो वह जल्दी से यह कहने के लिए पास गया, कैम्बल फैमिली का ईगन आपका अभिवादन करता है, लेडी एगाथा। कॉफ कॉफ। हत्यारा कहाँ है? वह कहाँ है? एगाथा 2 बार खांसी और फिर पूछा। लेडी एगाथा, हत्यारा साहिल अब मेयर्स रेजिडेंस में है। वह आधे दिन से वहाँ है और अभी तक बाहर नहीं आया है। वह क्या कर रहा है ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे लोग अंदर नहीं जा सकते। हालांकि मेयर सलम वह व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत किया था जब वह अंदर गया था। क्या तुम कह रहे हो कि जिस हत्यारे ने मेरे फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट को मारा, वह बर्च फैमिली के साथ मिलीभगत कर रहा है? ये पूरी तरह असंभव नहीं है। ईगन इस समय बर्च फैमिली के लिए गड्ढा खोदना नहीं भूला। एम्फ। एगाथा आग बबूला थी। चलो मुझे अभी मेयर्स रेजिडेंस ले चलो। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन इतना साहसी है कि मेरे फैमिली के किसी व्यक्ति को मार दे और कौन हत्यारे को बचाने के लिए इतना साहसी है। हाँ, आपके पीछे, लेडी एगाथा, ईगन ने सावधानी से उत्तर दिया। उसके सामने वाली ओल्ड वुमन एक पार्शल ओवरलॉर्ड थी। 5 लेलर रूलर्स के अलावा वह पहले से ही शीर्ष पर थी, इसलिए ईगन उसे कभी नाराज नहीं कर सकता था। ईगन आगे नेतृत्व कर रहा था जबकि एगाथा और मार्श फैमिली के पावर हाउसेस उसके पीछे चल रहे थे। इस बीच कैम्बल फैमिली टीम के अंत में थी। इस टीम में हजारों लोग शामिल थे। वे तेजी से और पराक्रम के साथ एम्बर सिटी के मेयर्स रेजिडेंस की ओर बढ़े। उस समय उन्होंने एम्बर सिटी में एक बड़ी सनसनी पैदा कर दी थी। हर कोई जानता था कि यह क्या दर्शाता है। लड़ाई शुरू होने वाली थी। अगर वे अब नहीं निकले तो बहुत देर हो जाएगी। जल्द ही अनगिनत लोग स्पिरिट केज छोड़ने के लिए सबसे पहले जाने के लिए होड़ करने के लिए डिसेंडिंग पॉइंट पर उमड़ पड़े। बेशक कुछ लोग मौत से नहीं डरते थे और रुकने के लिए काफी आश्वस्त थे। वे देखना चाहते थे कि इस लड़ाई में कौन जीतेगा या हारेगा। एम्बर सिटी का डिसेंडिंग पॉइंट इतने बड़े यातायात को नहीं संभाल सका, इसलिए बहुत से लोग अधीर होकर एम्बर सिटी के आसपास के जंगल की ओर भागे। शहर का केंद्र लगभग खाली था। सड़कें भूतों के शहर की तरह शांत थीं। इस समय सलम को मेयर्स रेजिडेंस में भी खबर मिली। जब उन्होंने सुना कि मार्श और कैम्बल फैमिलीज के हजारों पावर हाउसेज आ रहे हैं तो उन्हें एक बुरा एहसास हुआ। साहिल को सेक्लूजन में गए केवल आधा दिन हुआ था, इसलिए नियुक्त समय के अनुसार अभी भी आधा दिन बाकी था। अध्याय 2526। वह इस आधे दिन को कैसे पार करेगा? सलम मदद नहीं कर सके, लेकिन आश्चर्य करने लगे। क्या साहिल ने इस समय सेक्लूजन में जाना इसलिए चुना क्योंकि वह जानते थे कि दोनों फैमिलीज आएंगे? फिर ऐसा करने का उनका उद्देश्य क्या है? जब तक वह यहाँ है वह बच नहीं पाएगा। चाहे कुछ भी हो, मुझे समय बिताने की पूरी कोशिश करनी चाहिए क्योंकि मैंने उससे वादा किया था। मन ही मन आह भरने के बाद सलम कैम्बल और मार्श फैमिलीज के पावर हाउसेस का सामना करने के लिए तैयार होने के लिए उठे। मेयर्स रेजिडेंस के बाहर दोनों फैमिलीज के पावर हाउसेस पहले से ही यहाँ थे।
लेडी एगाथा, यह मेज रेजिडेंस है और हत्यारा साहिल जिसने मार्श फैमिली की मिस फैबियोला को मारा था वह अंदर है। ईगन एगाथा के बगल में खड़ा हुआ और सम्मानपूर्वक कहा। कैम्बल फैमिली के वरिष्ठों ने इस पर चर्चा की थी। वे मार्श फैमिली को नेतृत्व करने देंगे और पीछे रहेंगे क्योंकि वे कार्रवाई करने वाले पहले व्यक्ति नहीं बनना चाहते थे। जैसे ही एगाथा ने अपने सामने विशाल मेज रेजिडेंस को देखा वह तुरंत अंदर नहीं घुसी। इसके बजाय उसने पूछा, क्या तुम्हारे फैमिली के एक डायरेक्ट डिसेंडेंट की भी मृत्यु नहीं हुई थी? हाँ लेडी एगाथा, हमारे फैमिली के एक प्रत्यक्ष वंशज की भी मृत्यु हो गई। उसका नाम पेरी है और वह आपके फैमिली की मिस फैबियोला के साथ तय की गई शादी का दूल्हा है। ईगन ने ईमानदारी से उत्तर दिया। चूंकि तुम्हारे फैमिली के एक प्रत्यक्ष वंशज की भी मृत्यु हो गई तो तुमने कार्रवाई क्यों नहीं की बल्कि हमारे लिए इंतजार करने का फैसला किया? ईगन हैरान रह गया। क्या मार्श फैमिली को कैम्बल फैमिली की योजना का पता चल गया था? इसके बारे में सोचने के बाद उसे लगा कि यह असंभव है। केवल उसके फैमिली के वरिष्ठ ही इस बारे में जानते थे और वे इसे कभी नहीं फैलाएंगे। ईगन अंदर से घबरा रहा था लेकिन बाहर से वह शांत रहा। उसने धैर्यपूर्वक समझाया, लेडी एगाथा, वास्तव में हम साहिल को गिरफ्तार करने के लिए आपके फैमिली से पहले कार्रवाई कर सकते हैं। हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमें चिंता है कि आप हमसे नाखुश होंगी। आखिरकार इस घटना में मरने वाला पर्सन आपके फैमिली की यंग मिस्ट्रेस है। हमें मार्श फैमिली के साथी के रूप में ये सुनिश्चित करना है कि हम आपको शर्मिंदा न करें। इसलिए मैंने साहिल की हर हरकत पर नज़र रखने और मार्श फैमिली के आने का इंतजार करने के लिए बहुत सारे लोगों को भेजा है। क्या तुमने तब पता लगाया कि साहिल कौन है? एगाथा ने पूछना जारी रखा। नहीं, ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन एम्बर सिटी में कहीं से अचानक प्रकट हो गया है। हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि वह कौन है। चूंकि एम्बर सिटी के मेयर ने व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत किया था तो क्या इसका मतलब यह है कि वह इस पर्सन की पहचान जानता है? मैं इस बारे में बहुत सुनिश्चित नहीं हूँ। सलम वास्तव में मुझसे अधिक मजबूत है और वह मेयर भी है, इसलिए शायद वह जानता है। जब दोनों बात कर रहे थे सलम मेज रेजिडेंस से बाहर निकले। उनके पीछे उनके फैमिली के पावर हाउसेस थे जो स्पिरिट केज में रुके थे। फिर भी ये लोग उन लोगों की तुलना में बहुत कमतर थे जिन्हें दोनों फैमिली साथ लाए थे। सब लोग, आप मेज रेजिडेंस पर क्यों हैं? क्या मैं आपकी किसी भी चीज़ में मदद कर सकता हूँ? सलम ने खुद को संभाला और पूछा। वर्तमान में वह अपनी कठिनाइयों के बारे में बोलना शुरू भी नहीं कर सके। उन्होंने सोचा था कि एक दिन बहुत जल्दी बीत जाएगा और दोनों फैमिलीज इतनी जल्दी नहीं आएंगे। अप्रत्याशित रूप से वे साहिल के आधा दिन सिक्लूजन में रहने के बाद साथ आए। मेयर सलम, ढोंग करना बंद करो। तुम जानते हो कि हम यहाँ क्यों हैं। साहिल अंदर है ना? उसे हमारे हवाले कर दो। इसका तुम्हारे फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, ईगन चिल्लाया। उसे वह व्यक्ति बनना था जिसने पहले बात की थी। घटना को 5 दिन बीत चुके थे और फिर भी कैम्बल फैमिली ने साहिल के लिए कुछ नहीं किया। इससे एगाथा को संदेह हुआ। यदि उसने कुछ करने की पहल नहीं की तो एगाथा उस पर संदेह करेगी। डेप्यूटी मेयर ईगन, साहिल वास्तव में मेरे रेजिडेंस के अंदर है, लेकिन कुछ कारणों से मैं उसे फिलहाल आपके हवाले नहीं कर सकता। आप कल वापस आ सकते हैं और जब समय आएगा तो मैं आपके बीच नहीं आऊँगा, सलम ने उत्तर दिया। सलम, मुझे आशा है कि अभी जो हो रहा है उसके बारे में तुम स्पष्ट हो सकते हो। क्या तुमने मार्श और कैम्बल फैमिलीज के खिलाफ जाने के लिए अपने फैमिली का प्रतिनिधित्व करने के परिणामों के बारे में सोचा है? मैं कभी भी आप दोनों के खिलाफ नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने साहिल से वादा किया है कि मैं एक दिन उसकी रक्षा करूंगा। अभी केवल आधा दिन हुआ है और मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता। इसके अलावा मेरे कार्य केवल मेरा प्रतिनिधित्व करते हैं और इसका बर्च फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। सलम ने सब कुछ झोंकने का फैसला किया। चूंकि उन्होंने साहिल से वादा किया था इसलिए वह अपना वादा पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। थर्ड, एगाथा ने अपनी लाठी उठाई और उसे जमीन पर पटक दिया। एक साउंड वेव फैलने लगी। इसने तुरंत एम्बर सिटी के मेयर सलम को वहीं जड़वत खड़ा कर दिया जहां वह खड़ा था। अध्याय 2527। पीएफएफ। सलम कुछ देर खड़े रहने के बाद अचानक एक मुंह खून की उल्टी कर दी। वह आतंकित होकर उस ओल्ड वुमन को घूर रहे थे। वे नहीं जानते थे कि वह कौन थी, हालांकि वह अनुमान लगा सकते थे कि वह मार्श फैमिली से थी। सलम को उम्मीद नहीं थी कि यह ओल्ड वुमन, जो मौत के कगार पर लग रही थी, इतनी भयानक रूप से शक्तिशाली होगी। उसने जमीन पर अपनी लाठी के सिर्फ एक प्रहार से उनके अंगों को घायल कर दिया। वह इतनी भयावह रूप से शक्तिशाली थी। शायद वह पहले से ही सलम के फैमिली के ग्रैंड मास्टर के समान स्तर पर थी। पार्शल ओवरलॉर्ड रेल्म। केवल उनके जैसा कोई ही इतना मजबूत हो सकता था जब उनकी सोल स्पिरिट केज में आए हो। सलम ने कभी नहीं सोचा था कि मार्श फैमिली का कोई पार्शल ओवरलॉर्ड यहाँ होगा। वह इस स्तर के पावर हाउस के सामने आधे घंटे की भी देरी नहीं कर सकते थे, आधा दिन तो दूर की बात है।
यदि वह इसे पहले से जानते तो वह साहिल को अपने रेजिडेंस में सिक्लूजन में जाने देने के बजाय उसे नाराज करना पसंद करते। बहुत बढ़िया, न केवल वह साहिल से किया गया वादा पूरा नहीं कर सके, वह घायल भी हो गए। इसके अलावा वह कैम्बल और मार्श फैमिलीज को भी नाराज करेंगे। लाभ से अधिक हानि थी। वह शायद ये जुआ हार गए थे और यह एक करारी हार भी थी। वह इस पर गुस्सा भी नहीं हो सकते थे। जो पर्सन मरा वह केवल एक डायरेक्ट डिसेंडेंट था। मार्श फैमिली ने किसी इतने शक्तिशाली व्यक्ति को क्यों भेजा? वे तिल का ताड़ बना रहे थे। यदि यह बर्च फैमिली के साथ होता, भले ही कई वारिसों की मृत्यु हो जाती, ग्रैंड मास्टर तब तक सामने नहीं आते जब तक कि इससे फैमिली की नींव को खतरा न हो। एक प्रत्यक्ष वंशज की तो बात ही छोड़ दें। सलम के पीछे मेज रेजिडेंस के रक्षक सदमे में थे जब उन्होंने सलम को अचानक खून की उल्टी करते देखा। उन सभी ने अपनी नज़रें एगथा पर टिका दीं। सलम स्पिरिट केज में बर्च फैमिली के प्रभारी व्यक्ति थे। न केवल वह मेयर थे, बल्कि वह एम्बर सिटी में नंबर 1 भी थे। फिर भी वह इस ओल्ड वुमन द्वारा, जो ऐसी लग रही थी जैसे वह मरने वाली हो, अपनी लाठी के सिर्फ एक प्रहार से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यह अविश्वसनीय था। जहां तक मार्श और कैम्बल फैमिलीज के लोगों की बात थी, वे ऐसे लग रहे थे जैसे यह उचित था। वे सभी जानते थे कि ओल्ड वुमन कौन थी, इसलिए वे आश्चर्यचकित नहीं थे। क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? सलम ने अपने होठों के कोने से खून पोंछा और आंखों में दहशत के साथ पूछा। कॉफ कॉफ, तुम ये पता लगाने के योग्य नहीं हो कि मैं कौन हूं। उस हत्यारे को सौंप दो जिसने मार्श फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट को मारा है। मैं तुम्हारे फैमिली के खातिर तुम्हारे साथ बाल की खाल नहीं निकालूंगी। यदि नहीं तो मेरे निर्दयी होने के लिए मुझे दोष मत देना, एगथा ने धीरे से कहा। वह बीच बीच में खांस भी रही थी। वह बहुत जोर से नहीं बोल रही थी, लेकिन मौके पर मौजूद हर कोई उसे साफ सुन सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उनके कानों के पास बोल रही हो। कृपया शांत रहने का प्रयास करें। मैं अपनी चुनौतियों का सामना कर रहा हूं और मुझे बस थोड़ा और समय चाहिए। सलम ने स्थिति को शांत करने का प्रयास करते हुए विनती की। यदि दूसरा पक्ष उसे एक और मौका देने से इनकार करता तो वह हार मान लेता। वह साहिल की वजह से अपनी जान नहीं दे सकता था। उसने साहिल से केवल वादा किया था और उसमें निवेश करना चुना था ताकि भविष्य में उसके पास एक और विकल्प हो सके। आखिरकार साहिल के भविष्य में लेला में एक शीर्ष शक्ति का प्रभारी व्यक्ति बनने की बहुत संभावना थी। ऐसा लगता है कि जब तक मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी तब तक तुम ऐसा नहीं करोगे। नहीं, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोचती हैं। ये बस, सलम कुछ कहना चाहते थे लेकिन एगथा ने उन्हें तुरंत बीच में ही रोक दिया। अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दूंगी। हमें वह पर्सन सौंप दो जिसने मार्श फैमिली के प्रत्यक्ष वंशज को मारा है और यह यहीं खत्म हो जाएगा। यदि तुम अभी भी जिद्दी हो तो तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मैं तुम्हें अभी मार दूं तो भी तुम्हारा फैमिली मेरे खिलाफ आने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या तुमने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उस किड के लिए अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हो? एगथा ने शांति से कहा। उसके लिए सलम की ताकत वाला कोई व्यक्ति सिर्फ एक चींटी की तरह था। यदि वह बर्च फैमिली के उस पार्शल ओवरलॉर्ड से नहीं डरी होती जो लंबे समय से लेलो में प्रसिद्ध था, तो उसने पहले ही कार्रवाई कर दी होती। वह इस चींटी से बकवास करना क्यों जारी रखती? भले ही बर्च फैमिली में एक पार्शल ओवरलॉर्ड था, वह पार्शल ओवरलॉर्ड बहुत पहले प्रसिद्ध हो गया था। वे मार्श फैमिली के 2 लोगों से बहुत पहले प्रसिद्ध थे, तो वह पार्शल ओवरलॉर्ड उनके सीनियर थे। भले ही वे अधिक समय तक जीवित रहे हों, इसका मतलब यह नहीं था कि वे अधिक मजबूत थे। हालांकि उनके पास अधिक साधन थे। अध्याय 2528। एक पावर हाउस जितना अधिक अनुभवी होता था, उतने ही कम लोग उन्हें उकसाना चाहते थे। किसी के पास भी अपनी जान बचाने के साधन थे। बेशक जब तक उसके पास दूसरे पक्ष को कुचलने की ताकत न हो, एगथा बर्च फैमिली के उस अनुभवी पार्शल ओवरलॉर्ड को उकसाना नहीं चाहेगी। सलम कड़वाहट से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपने दिल में हार मान ली थी। जब उन पर ग्रैंड मास्टर के स्तर के किसी व्यक्ति द्वारा दबाव डाला जा रहा हो तो वह क्या कर सकते थे? उनके पास आज्ञा मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्या उन्हें सिर्फ साहिल के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए? क्या उन्हें अपनी जान भी दे देनी चाहिए? जाहिर है वह असंभव था। वह साहिल को इतने लंबे समय से जानते भी नहीं थे। वह बस साहिल के शौकीन थे और उन्होंने सोचा कि उसका भविष्य उज्ज्वल है, इसलिए वह उसमें निवेश करना चाहते थे। भले ही वे कई सालों से दोस्त रहे हों, इस स्थिति में यह अभी भी असंभव था। सलम ने एक असहाय आह भरी और हार मानने ही वाले थे कि उन्हें एक स्पष्ट और तेज आवाज सुनाई दी। मेज रेजिडेंस में इतनी लापरवाही से काम करने की हिम्मत किसकी है? अभी यहाँ से दफा हो जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ हंगामा खड़ा कर सकते हो? एम्बर सिटी लॉ एनफोर्समेंट टीम के कैप्टन लॉन्गर लॉ एनफोर्समेंट टीम के साथ आगे आए। जब सलम ने यह आवाज़ सुनी तो उनके मन में एक बुरा एहसास हुआ। वह कम से कम अपने फैमिली के मुख्य वरिष्ठ थे और उनके पास एक अनुभवी पार्शल ओवरलॉर्ड था जो लंबे समय से लेला में प्रसिद्ध था।
उस ओवरलॉर्ड के पास बहुत अनुभव था और बहुत सारी ताकतें उसका सम्मान करती थीं। हालांकि एरियन के पास क्या था? वह मात्र एक लॉ एन्फोर्समेंट टीम का कैप्टन था। उसके पीछे कोई डरावनी पृष्ठभूमि नहीं थी। मार्श फैमिली के पार्शियल ओवरलॉर्ड के सामने ऐसा कुछ कहने की हिम्मत करने के लिए वह यहाँ अपनी जान गंवा सकता था। सलम को साहिल के साथ अपने संबंध सुधारने के लिए एरियन से कहने पर पछतावा हुआ। वरिष्ठ, ये कठिन स्थिति कैसे उत्पन्न होती? बेशक उन्होंने नहीं सोचा था कि चीजें इस स्तर तक बढ़ जाएंगी। एरियन, तुम्हें यहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अभी यहाँ से दफा हो जाओ। सलम ने जोर से आलोचना की। जब एरियन अंदर आया तो उसने सलम के मुंह के कोने पर खून देखा। उसने मन ही मन सोचा, मेयर को चोट लगी है। उन्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत किसकी हुई? सलम द्वारा उसे दफा हो जाने के लिए कहने के अलावा उसे तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मेयर, एरियन हकलाया। सच कहूं तो वह जानता था कि इस समय मेयर्स रेजिडेंस में आने की हिम्मत करने वाले लोग कैम्बल और मार्श फैमिली से थे। हालांकि उसने सोचा कि चूंकि मेयर साहिल के लिए दो प्रमुख परिवारों के खिलाफ जाने की हिम्मत कर सकते हैं, तो वह भी इस पर दांव क्यों नहीं लगा सकता। इसलिए वह अपने विश्वासपात्रों को साथ ले आया। फिर भी उसे उम्मीद नहीं थी कि मेयर उसे दफा हो जाने के लिए कहेंगे। इससे एरियन को एहसास हुआ कि चीजें उतनी आसान नहीं हो सकती जितनी उसने कल्पना की थी। अभी यहाँ से दफा हो जाओ, सलम फिर चिल्लाया। दूसरी ओर ईगन और एगाथा ने अपनी आंखें एरियन की ओर घुमाईं। ये कौन है? एगाथा ने पूछा। लेडी एगाथा, यह एम्बर सिटी लॉ एन्फोर्समेंट टीम का कैप्टन और सलम का दाहिना हाथ है, ईगन ने उत्तर दिया। इसे मार डालो, एगाथा ने तुरंत आदेश दिया। हाँ लेडी एगाथा, ईगन के ये कहने के बाद उसने तुरंत कार्रवाई की। फिर वह बिजली की गति से एरियन की ओर झपटा। वह बिना किसी समस्या के एरियन को मार सकता था। वह तब तक ठीक रहेगा जब तक एगाथा ने उसे साहिल को मारने के लिए नहीं कहा। उसे अभी भी उसकी पहचान पर संदेह था, इसलिए उसके लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि वह इंतजार करे और देखे। अध्याय 2529। एरियन सुन्न महसूस कर रहा था। उसने मन ही मन सोचा, क्या हो रहा है? मैंने बस कुछ कहा और वे मुझे मारना चाहते हैं। भले ही मैंने कुछ गलत कहा हो, मैं बदल सकता हूँ। यह अनावश्यक है ना? हालांकि इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, ईगन उसके पास पहुंच गया। एरियन मजबूत था, लेकिन एम्बर सिटी के शीर्ष 3 में से एक ईगन की तुलना में वह अभी भी बहुत अपर्याप्त था। एम्बर सिटी में सलम वास्तविक नंबर 1 थे, उनके बाद ईगन और हेवन थे। तीनों एम्बर सिटी की उच्चतम युद्ध शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। एरियन उनसे काफी कमतर था। सामान्य परिस्थितियों में सलम के लिए ईगन को मारना लगभग असंभव था, जो उसी स्तर पर था। हालांकि ईगन के लिए एरियन को मारना बहुत आसान था। एरियन चाहकर भी भाग नहीं सकता था। यह उनकी ताकत का अंतर था। ईगन के अचानक हमले ने एरियन को चौंका दिया। हालांकि वह जल्दी ही होश में आ गया। ये जानते हुए कि वह ईगन का मुकाबला नहीं कर सकता, वह भागने वाला था। अपनी जान बचाना सबसे जरूरी चीज थी। एरियन ने जो उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि ईगन पूरी ताकत से हमला करेगा। इससे पहले कि एरियन के पास भागने का समय होता, ईगन पहले से ही उसके सामने था। इसके अलावा उसका भयानक शक्ति से भरा दाहिना हाथ एरियन की ओर लहरा रहा था। ईगन ने इस मौके में अपनी 100% ताकत का इस्तेमाल किया था और उसका उद्देश्य एरियन को एक ही बार में मारना था। वह एरियन को जरा सा भी मौका नहीं देना चाहता था। इस शक्तिशाली मौके का सामना करते हुए एरियन जानता था कि वह भाग नहीं सकता, इसलिए वह केवल उसे रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सकता था। उसी समय वह जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। उसने अपने दिल में असहाय होकर आह भरी, क्या मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है? उसने सोचा था कि वह बहुत शक्तिशाली साहिल पर भरोसा कर सकता है, और फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि वह साहिल की वजह से मर जाएगा। इतने जोरदार मुक्के के बाद एरियन अगर मरा नहीं तो गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। वह ईगन का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए यदि वह गंभीर रूप से घायल हो गया तो उसका बचना असंभव होगा। इस समय एरियन को बहुत पछतावा महसूस हो रहा था। उसने इस झमेले में अपनी नाक क्यों घुसाई? उसके जैसा साधारण पर्सन पावर हाउसेस की लड़ाई में कैसे हस्तक्षेप कर सकता था? वह बस मुसीबत मोल ले रहा था। हालांकि अब पछतावा महसूस करने में बहुत देर हो चुकी थी जब चीजें इस स्तर तक पहुंच गई थीं। जैसे ही एरियन ईगन के घातक मुक्के को सहने वाला था, एक विशाल शक्ति ने उस पर बगल से हमला किया, जिससे वह जहां खड़ा था वहां से एक कदम दूर हट गया। संयोग से वह ईगन के घातक प्रहार से बच गया। थर्ड, एक तेज आवाज। ईगन अपनी ताकत को संभालने से पहले 10 से अधिक कदम पीछे लड़खड़ाया। उसने अपना शरीर रोका और उसकी मुट्ठी में जलन भरा दर्द हुआ। उसने करीब से देखा, यदि जिसने अभी अभी उसे मुक्का मारा था वह मेयर सलम नहीं था तो और कौन हो सकता था? एम्बर सिटी के मेयर के रूप में सलम एम्बर सिटी लॉ एन्फोर्समेंट टीम के कैप्टन एरियन को अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकते थे। मुख्य कारण ये था कि एरियन बहुत आज्ञाकारी था।
वह एरियन को इस तरह मरने नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने एरियन को बचाने के लिए अपने घायल बॉडी को जबरदस्ती खींचा। सलम द्वारा ईगन को जबरदस्ती भगाने और एरियन को बचाने के बाद वह बहुत दर्द में थे। एगाथा द्वारा गंभीर रूप से घायल उनका बॉडी अब और भी अधिक घायल हो गया था। पीएफएफ सलम खुद को और खून की उल्टी करने से नहीं रोक सके। उनकी सांस फिर से कमजोर हो गई। अध्याय 2530 में एरियन दर्द सहते हुए चिल्लाया। यदि सलम ने उसे नहीं बचाया होता तो वह मौत के कगार पर होता, भले ही वह मरता नहीं। ईगन का पूरी ताकत वाला मुक्का गंभीर था। पूरे एम्बर सिटी में सलम के अलावा केवल विडेल्स फैमिली के प्रभारी व्यक्ति हेवन ही इसे रोक सकते थे। साहिल द्वारा कैम्बल और मार्श फैमिलीज के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स को मारने के बाद ये घटना भड़क गई, लेकिन विडेल्स फैमिली इस पूरे समय में एक बार भी सामने नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि वे इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। क्या ये बेहतर नहीं था कि वे सुरक्षित रूप से देखें जबकि वे लड़ रहे थे, और फिर जब दोनों पक्ष थक गए हों तो पुरस्कार प्राप्त करें? अभी यहाँ से चले जाओ, ये वह जगह नहीं है जहाँ तुम्हें होना चाहिए, सलम ने गहरी आवाज में कहा। चले जाओ? कहाँ? मेरे यहाँ रहते हुए आज कोई नहीं जा सकता, ईगन ने अपने दर्दनाक हाथ को लहराते हुए अहंकार से कहा। ईगन, कोई भी गलती कर सकता है, जब संभव हो तो उन्हें माफ कर दो। पुल मत जलाओ और इतने निर्दयी मत बनो, तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। सलम, तुम खुद को भी नहीं बचा सकते, इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि तुम इतने परोपकारी बनना बंद करो। लेडी एगाथा चाहती हैं कि एरियन मर जाए, इसलिए उसे मरना ही होगा। तुम उसे केवल एक बार बचा सकते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे बचाते रह सकते हो? यदि वह एरियन को मारना चाहती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम उसे नहीं मार सकते। ईगन, मेरे यहाँ रहते हुए सफल होने के बारे में सोचना भी मत। हाँ, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। तुम घायल हो तो तुम क्या कर सकते हो? ईगन ने मजाक उड़ाया। तुम कोशिश कर सकते हो। सलम लड़ने की मुद्रा में आ गए। हमें एक दूसरे से लड़े हुए काफी समय हो गया है। आज मैं देखना चाहता हूं कि एम्बर सिटी नंबर 1 में सुधार हुआ है या नहीं। ये कहने के बाद ईगन ने फिर से आगे हमला किया। पिछली बार उसका लक्ष्य एरियन था, लेकिन अब ये सलम थे। यदि सलम ठीक होते तो ईगन उनसे थोड़ा डरा होता। हालांकि वह अब गंभीर रूप से घायल थे, तो ईगन को किससे डरना चाहिए? बूम! दोनों फिर से टकराए। एक एम्बर सिटी में गंभीर रूप से घायल नंबर 1 था, जबकि दूसरा एम्बर सिटी में स्वस्थ नंबर 2 था। परिणाम पहले से ही तय था। शुरुआत में दोनों बराबरी के थे और वे आगे पीछे लड़ते रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, सलम का गंभीर रूप से घायल बॉडी धीरे धीरे कमजोर होता गया। उन दोनों की ताकत में बस थोड़ा सा अंतर था, इसलिए गंभीर रूप से घायल निश्चित रूप से दूसरे का मुकाबला नहीं था। ईगन ने मौका लपका और एक मुक्के से सलम को पीछे की ओर उड़ा दिया। फिर उसने इस अवसर को पकड़ा और सलम को दबाना जारी रखा। साथ ही वह पागलों की तरह हंस भी रहा था। हा, सलम, क्या तुम एम्बर सिटी में नंबर 1 नहीं हो? आज तुम्हें क्या हुआ है? मैंने तो कोई ताकत भी नहीं लगाई और तुम गिर गए। ऐसा लगता है कि तुम उतने अच्छे नहीं हो जितने तुम हो, नंबर 1। हकीकत में ईगन को सलम द्वारा बहुत लंबे समय तक दबाया गया था, इसलिए वह इतनी पागलों की तरह हंस रहा था। सलम ने जवाब में कुछ नहीं कहा। उनके पास जवाब देने की ताकत नहीं थी। अब ईगन के हमलों को रोकना भी थोड़ा मुश्किल था। एगाथा की लाठी के प्रहार ने सलम के अंगों को घायल कर दिया था और उनकी कॉम्बैट पावर को काफी कम कर दिया था। वह पार्शल ओवरलॉर्ड बहुत मजबूत थी। भले ही वहां कोई ओवरलॉर्ड्स न हो, फिर भी वह स्पिरिट केज जैसी जगह में अजेय थी। बूम बूम बूम! लड़ाई जारी रही। सलम उतने मजबूत नहीं थे जितना वे चाहते थे। वे जानते थे कि यदि यह जारी रहा तो वे बहुत जल्द हार जाएंगे। जब समय आता, ईगन के लिए एरियन को मारना बहुत आसान होता। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वह केवल घायल होने और ईगन को नीचे खींचने का जोखिम उठा सकते थे। सबसे खराब स्थिति में वह इसके बाद फैमिली से स्पिरिट केज में प्रभारी व्यक्ति को बदलने के लिए कह सकते थे, ताकि वह कुछ समय के लिए आराम कर सकें। सच कहूं तो सलम को विश्वास नहीं था कि ईगन उन्हें मारने की हिम्मत करेगा। मार्श और कैम्बल फैमिलीज के लिए भी यही था। आखिरकार वह बर्च फैमिली के सबसे सीनियर थे। इस बीच बर्च फैमिली लेले की शीर्ष ताकतों में से एक थी, जिसके पास एक पुराना और अनुभवी पार्शल ओवरलॉर्ड था। सभी ताकतों को उनका सम्मान करना होगा। यदि नहीं तो मार्श फैमिली की पार्शल ओवरलॉर्ड ने उन्हें अभी सीधे मार दिया होता, न कि केवल गंभीर रूप से घायल किया होता। वह बर्च फैमिली को पूरी तरह से नाराज नहीं करना चाहती थी। सलम ने अपने दांत भींचे और सावधानी को हवा में उड़ा दिया। चूंकि वह नहीं मरेंगे और केवल गंभीर रूप से घायल होंगे, वह इसके लिए तैयार थे। अध्याय 2531 अर्थ। साहिल ने अपनी आंखें खोली और कुछ गहरी सांसें लीं। उसने अभी अभी अपने माइंड और बॉडी को अपग्रेड किया था, इसलिए उसने सिस्टम खोला। बॉडी एंशिएंट लेवल 10। आप 10 मिलियन लैविश पॉइंट्स का उपयोग करके अपग्रेड कर सकते हैं।
माइंड एंशिएंट लेवल 10 आप 10 मिलियन लाविश पॉइंट्स का उपयोग करके अपग्रेड कर सकते हैं। कॉम्बैट पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड लाविश पॉइंट्स 1,69,823। स्पेशल स्किल क्लोनिंग लेवल 5। एक दिन से भी कम समय में उसके लाविश पॉइंट्स 1,00,000 से अधिक बढ़ गए थे। ये बहुत तेज था। उसका माइंड और बॉडी भी एंशिएंट लेवल 10 पर पहुंच गया था। उसकी कॉम्बैट पावर ने भी पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक प्राप्त कर ली थी। यह अब तक उसकी सीमा थी। अगर वह फिर से सफलता प्राप्त करना चाहता था तो उसे अन्य 10 मिलियन लाविश पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। यदि यह पिछले कुछ दिनों की तरह तेजी से बढ़ा तो उसे एक और सफलता प्राप्त करने में देर नहीं लगेगी। दुर्भाग्य से एक बार जब मार्श और कैम्बल फैमिलीज यहाँ होंगे तो यह फिलहाल के लिए समाप्त हो जाएगा। उसके लाविश पॉइंट्स के आसमान छूने का दूसरा मौका मिलना इतना आसान नहीं हो सकता है। अब साहिल की एकमात्र इच्छा इस अवसर का उपयोग करके 1 मिलियन लाविश पॉइंट्स जमा करने की थी ताकि वह अपनी क्लोनिंग को लेवल 6 पर अपग्रेड कर सके। उसके साथ वह अपने क्लोन्स की संख्या बढ़ा सकता था और फिर यह एक संतोषजनक अंत होगा। उसके बाद वह प्रकृति को अपना काम करने देगा और अपना समय लेगा। लेवल 6 क्लोनिंग के साथ एक पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड के रूप में यह उसके लिए सभी संकटों का सामना करने के लिए पर्याप्त था। यदि वह पर्याप्त मजबूत नहीं था तो वह दर्जनों क्लोन्स को बुलाएगा। यहाँ तक कि एक असली हेवनली ओवरलॉर्ड भी 10 से अधिक पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड्स का सामना करने से डरेगा, जो सभी मौत से नहीं डरते थे और किसी भी समय खुद को विस्फोट कर सकते थे। जिस समय से साहिल ने द स्पिरिट केज छोड़ा और अपनी सफलता के लिए अर्थ वापस गया, उसे एक दिन भी नहीं हुआ था। अधिक से अधिक ये केवल आधा दिन था। हालांकि साहिल ने सीलिया और अन्य लोगों से मिलने की योजना नहीं बनाई थी। द स्पिरिट केज में कैम्बल और मार्श फैमिलीज किसी भी समय आ सकते थे, इसलिए उसे अब वापस जाना था। यदि दोनों फैमिलीज ने मिलकर हमला किया तो एम्बर सिटी में असलम दबाव सहन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। आखिरकार वह द स्पिरिट केज में बर्च फैमिली के प्रभारी व्यक्ति थे, फैमिली के प्रमुख नहीं, इसलिए वह अपनी फैमिली का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते थे। द स्पिरिट केज एम्बर सिटी मेयर के निवास के सामने लड़ाई अभी भी जारी थी। शुरुआत में सलम मार्श फैमिली की पार्शल ओवरलॉर्ड एगाथा द्वारा घायल हो गए थे, इसलिए यह माना जाने वाला समान मुकाबला एक तरफ झुकने लगा। सलम हारकर पीछे हटते रहे जबकि ईगन उनके करीब आ रहा था। एक तरफ एरियन बेहद घबराया हुआ था लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। सलम केवल ईगन से लड़ रहे थे क्योंकि वह एरियन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वह मदद करना चाहता था लेकिन एरियन इस स्तर की लड़ाई में कुछ नहीं कर सकता था। 10 से अधिक चालों के बाद सलम ने अवसर को पहचाना और स्वेच्छा से अपनी कमजोरी उजागर की। ईगन ने संकोच नहीं किया और सलम पर एक मुक्का मारा। बूम! सलम के सीने पर प्रहार हुआ। हालांकि वह पीछे की ओर नहीं उड़े। ऐसा लग रहा था कि जिस क्षण उन पर प्रहार हुआ, सलम ने ईगन का वह हाथ पकड़ लिया जिसने मुक्का मारा था, जिससे ईगन हिलने में असमर्थ हो गया और वह केवल सलम के शरीर का पीछा करते हुए पीछे हट सका। इस प्रक्रिया के दौरान सलम ने अपने दूसरे हाथ की उंगली से इशारा किया और उसे ईगन के हार्ट मेरिडियन पर तेजी से थपथपाया। फिर उन्होंने ईगन को छोड़ दिया। कोई कह सकता है कि उन दोनों ने एक एक प्रहार का आदान प्रदान किया। फिर वे पीछे हट गए और लगभग एक ही समय में खून की उल्टी की। पीएफएफ वे दोनों बहुत दूर जाकर रुके। सलम का भारी रूप से घायल शरीर फिर से घायल हो गया था। पुरानी चोट के ऊपर इस नई चोट के साथ वे बहुत निराश दिख रहे थे। उन्होंने लड़ने की सारी शक्ति खो दी थी। यदि उन्होंने खुद को फिर से हमला करने के लिए मजबूर किया तो यह उनकी आत्मा को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता है। सलम जानते थे कि उन्होंने आज वह सब कुछ किया जो वे कर सकते थे, इसलिए वे इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि आगे क्या होगा। अध्याय 2532। ये सलम का अंतिम उपाय था, घायल होने के बावजूद लड़ना ताकि वह ईगन के दिल को नुकसान पहुंचा सकें और उसकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को कम कर सकें। द स्पिरिट केज वास्तविक दुनिया की तुलना में कुछ भी नहीं था। जिन साधनों और गुप्त तकनीकों का उपयोग एक भौतिक शरीर कर सकता था, वे आत्मा के लिए मूल रूप से बेकार थीं। आत्मा के पास केवल एक ही हमला था और उसकी शक्ति सीमित थी। यही कारण था कि एलोरा को पहली बार में अपना शरीर बहाल करना पड़ा था। एक ही व्यक्ति के पास शरीर के साथ या बिना शरीर के बहुत अलग ताकत होगी। ईगन को सलम के प्रहार से चोट लगी थी, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली नहीं था। हालांकि उसे एक अच्छा स्थान मिल गया क्योंकि दिल मानव शरीर के सबसे कमजोर स्थानों में से एक था। यदि दिल क्षतिग्रस्त हो गया तो किसी की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस भी तेजी से गिर जाएगी। सलम के प्रहार के कारण ईगन ने अपनी कॉम्बैट पावर का कम से कम 50% से अधिक खो दिया। हालांकि यह अंत नहीं था। जैसे ही ईगन ने खुद को संभाला, एक आकृति तेजी से उसके पास आए। उसके लिए प्रतिक्रिया करने में बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वह केवल एक जल्दबाजी भरी चाल चल सका। बूम! एक जोरदार धमाके के बाद ईगन फिर से दर्जन भर कदम पीछे हट गया। मूल रूप से उसका दिल घायल था और अब वह अचानक हमले की चपेट में आ गया, इसलिए इसने उस पर भारी असर डाला होगा।
उसके मुंह के कोने से खून की एक लकीर बह निकली। हमलावर भी झटके के कारण पीछे की ओर लड़खड़ा गया। यह कोई और नहीं बल्कि एरियन था, जो किनारे से युद्ध देख रहा था। वह जानता था कि वह युद्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसलिए वह ऊर्जा संचित कर रहा था और अवसर ढूंढ रहा था। वह ईगन को घातक प्रहार करने के लिए महत्वपूर्ण क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। हालांकि उसने ईगन को बहुत कम आंका था। भले ही ईगन घायल था, लेकिन उससे निपटना इतना आसान नहीं होगा। आमतौर पर एरियन कभी भी ईगन पर छिपकर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार ताकत में स्पष्ट अंतर था। हालांकि आज स्थिति अलग थी। सबसे पहले ईगन को सलम ने घायल कर दिया था, इसलिए उसकी ताकत काफी कम हो गई थी और उनके बीच ताकत का अंतर कम हो गया था। दूसरे, चूंकि दूसरा पक्ष उसे मारना चाहता था, वह केवल चुपचाप बैठकर मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं कर सकता था, है ना? यह एरियन का चरित्र नहीं था। दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वे एरियन की जान लेना चाहते थे तो उन्हें प्रतिशोध के लिए तैयार रहना होगा। भले ही वह ईगन को हरा न सके, फिर भी उसे उन्हें थोड़ा भुगतान तो करना ही था। शायद ईगन ने कभी नहीं सोचा था कि एरियन उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा, इसलिए अंत में एरियन ने उसे एक बड़ा आश्चर्य दिया। एरियन ने न केवल कार्रवाई की, बल्कि उसने सबसे महत्वपूर्ण क्षण में उस पर छिपकर हमला भी किया, जिसने ईगन को अचानक पकड़ लिया और उसकी चोटों को और खराब कर दिया। एरियन लॉन्गर, बहुत अच्छे। ईगन ने अपने दांत पीसते हुए एरियन की ओर देखा। उसके क्रोधित भाव ने उसे ऐसा बना दिया जैसे वह दूसरे पक्ष को जीवित फाड़ देना चाहता हो। अरे तुम, हे भगवान! सलम ने देखा कि यह एरियन था जो ईगन पर हमला कर रहा था और कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अंत में वह कुछ नहीं कह सके और केवल आह भरी। वह समझ गए थे कि अब एरियन के मन में क्या है, और वह ये भी समझ गए थे कि वह क्या कर रहा है। यदि वह कार्रवाई करता तो वह मर जाता, यदि वह नहीं करता तो भी वह मर जाता। वैसे भी परिणाम वही था, इसलिए कार्रवाई करना बेहतर होगा। कम से कम ये दुश्मन को थोड़ा नुकसान तो पहुंचाएगा। मुझे पता है कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। मैं आपके लिए बहुत आभारी हूँ। भले ही मैं आज मर जाऊं, इसका मतलब सिर्फ यह है कि मेरा जीवन यहीं समाप्त होना चाहिए। एरियन जानता था कि सलम ने अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग कर लिया है। ऐसा कहने के बाद वह ईगन का सामना करने के लिए मुड़ा और सीधे गाली दी। ईगन, तुम्हें मेरी ओर इस तरह देखने या वह बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे मारना चाहते थे, तो क्या तुम उम्मीद करते हो कि मैं अपनी गर्दन तुम्हारे काटने के लिए झुका दूं? मुझे परवाह नहीं है कि तुम कितने मजबूत हो और तुम्हारी बैकग्राउंड कितनी शक्तिशाली है। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हारे लिए भी चीजें कठिन बना दूंगा। वह पूरी तरह से तैयार था। यदि सलम ने अभी कोई कदम नहीं उठाया होता तो वह ईगन द्वारा मारा गया होता। बेशक एरियन किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति दयालु नहीं होता जो उसे मारना चाहता था, भले ही दूसरा पक्ष अधिक मजबूत हो। अध्याय 2533। तुम कमीने, तुम इसके लिए खुद जिम्मेदार हो। पीएफएफ। ईगन ने एक और मुंह भर खून थूका। उसकी चोटें न तो बिगड़ी थीं और न ही गंभीर हुई थीं, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह गुस्से में उबल रहा था। द स्पिरिट केज में कैम्बल फैमिली के प्रमुख और पूर्ण कोर व्यक्ति के रूप में वह पहले कभी इतना क्रोधित कब हुआ था? लॉ एनफोर्समेंट टीम के एक छोटे से कप्तान ने उसका अपमान करने की हिम्मत कैसे की? वह बस मौत मांग रहा था। ईगन खुद एरियन को मारना चाहता था। बहरहाल उसका दिल पहले से ही क्षतिग्रस्त था, इसलिए लड़ना जारी रखने से उसकी चोटें और बढ़ जाएंगी, संभवतः भले ही वह एरियन को मारने में कामयाब हो जाए। इस तरह का दांव लगाने और अपनी आत्मा की नींव को चोट पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कैम्बल फैमिली के सभी लोग, उस कमीने को मेरे लिए पकड़ो। मैं उसका जीवन मौत से भी बदतर बनाने जा रहा हूँ। ईगन चिल्लाया। जी, लॉर्ड ईगन। कैम्बल फैमिली के ताकतवर लोगों का एक समूह वहां पहुंचा। उनकी संख्या 1000 तक थी। लॉ एनफोर्समेंट टीम, चलो उनसे लड़ते हैं। एरियन भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने कई वर्षों तक एम्बर सिटी लॉ एनफोर्समेंट टीम के कप्तान के रूप में सेवा की थी, और ये उसके विश्वासपात्र थे जिन्हें उसने खुद तैयार किया था, इसलिए वे पूरी तरह से वफादार थे। हालांकि लॉ एनफोर्समेंट टीम के संभ्रांत लोग कैम्बल फैमिली के मजबूत सदस्यों का मुकाबला कैसे कर सकते थे? किसी को पता होना चाहिए कि कैम्बल फैमिली लेले की शीर्ष शक्तियों में से एक थी। एक बार जब वे टकराए तो लॉ एनफोर्समेंट टीम बहुत जल्द कैम्बल फैमिली द्वारा मिटा दी जाएगी। दोनों पक्ष टकराने ही वाले थे। बूम! एक आवाज ने सभी को रोक दिया। यह आवाज बहुत जानी पहचानी थी। यही वह आवाज थी जिसके कारण एम्बर सिटी के मेयर सलम गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फिर ईगन ने इसका फायदा उठाया और एम्बर सिटी के नंबर 1 व्यक्ति को हरा दिया। ठीक है, कैम्बल फैमिली के सभी लोगों को चले जाना चाहिए। समय बर्बाद मत करो और बाकी मुझ पर छोड़ दो, एगाथा ने शांति से कहा। हालांकि उसकी आवाज शांत थी, लेकिन इसमें निश्चितता का पुट था। जी, लेडी एगाथा, ईगन ने सावधानी से उत्तर दिया। फिर उसने कैम्बल फैमिली के उन ताकतवर लोगों से कहा जो बाहर निकले थे, सब लोग वापस आ जाओ।
कैम्बल फैमिली के सभी ताकतवर लोग वापस आ गए और एरियन और उसके विश्वासपात्रों को एगाथा को सावधानी से देखते हुए छोड़ दिया। उन्होंने एगाथा को सलम को गंभीर रूप से घायल करते हुए नहीं देखा था। हालांकि कोई ऐसा व्यक्ति जो ईगन को अपने प्रति इतना सम्मानित और आज्ञाकारी बना सकता था, निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। चूंकि तुम मृत्यु की तलाश में हो, मैं तुम्हें पूरा करूंगी। एगाथा के बोलने के बाद उसने बेंत उठाए और उसे फिर से जोर से नीचे पटका। बूम! एक अदृश्य शक्ति फैल गई जो एरियन और अन्य लोगों की ओर बढ़ी। एरियन और उसके सभी विश्वासपात्रों को एक बड़े संकट का आभास हुआ। मृत्यु की सांसें करीब आ रही थीं। जब वे खुद को बचाना चाहते थे तो उन्होंने पाया कि उनके शरीर अपनी जगह पर स्थिर लग रहे थे और वे बिल्कुल भी हिल नहीं सकते थे। एकमात्र काम जो वह कर सकता था वह था भय का भाव दिखाना और मृत्यु के आने की प्रतीक्षा करना। सलम, जो दूसरी ओर खड़े थे, इसके बारे में कुछ नहीं कर सके। इस तरह के हमले ने उन्हें अभी घायल कर दिया था। यह मूक और बेआवाज था जिससे बचाव करना कठिन हो गया था। एक पार्शल ओवरलॉर्ड के तरीके सामान्य लोगों की समझ से परे थे। उनकी आत्माओं के साथ भी ऐसा ही था। जब सभी ने सोचा कि एरियन और अन्य लोगों का मरना तय है तो उन्होंने एक आवाज सुनी। मैंने ही कैम्बल फैमिली और मार्श फैमिली के प्रत्यक्ष वंशजों को मारा था। यदि आप बदला लेना चाहते हैं तो आपको मेरे पास आना चाहिए। दूसरों के लिए चीजें मुश्किल क्यों बना रहे हैं? इस आवाज को सुनते ही मौत का साया तुरंत गायब हो गया। एरियन पूरी तरह से तनाव मुक्त हो गया और उसे लगा जैसे उसकी जान बच गई। तबाही से बचने की आशा ने इस हटे कट्टे आदमी को लगभग रुला दिया। सलम ने भी राहत की सांस ली। सौभाग्य से साहिल जल्दी बाहर आ गया, वरना एरियन मर जाता। वहां उपस्थित सभी लोगों ने आवाज की ओर देखा। फिर एक युवक अपनी गोद में एक छोटी बच्ची को लिए मेयर के आवाज से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। अध्याय 2534। अजीब बात यह थी कि युवक की आवाज सुनते ही एगाथा का हमला बिना किसी निशान के गायब हो गया। साहिल, मुझे खेद है, मैं आपके वादे के अनुसार एक दिन तक नहीं टिक सका। सलम ने शर्मिंदगी का भाव दिखाया। उन्हें शुरू में साहिल से माफी मांगने की जरूरत नहीं थी। हालांकि मार्श फैमिली की पार्शल ओवरलॉर्ड के हमले को अप्रत्याशित रूप से रोक दिया गया था और एरियन और अन्य लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। चाहे साहिल ने किसी भी तरीके का इस्तेमाल किया हो या उसके बगल में मौजूद रहस्यमयी व्यक्ति ने ही कदम उठाया हो, पार्शल ओवरलॉर्ड रेल्म के सबसे सामान्य हमलों को रोकना कोई ऐसी चीज नहीं थी जो हर कोई कर सके। इसके आधार पर साहिल का दर्जा कल्पना से अधिक ऊंचा था, इसलिए उसके प्रति विनम्र होना बेहतर होगा। मेयर सलम, अपने आप को दोष न दें। यह आपकी गलती नहीं है। आपने अच्छा काम किया है। किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं है जिसकी ताकत आपसे बहुत अधिक है, साहिल ने विनम्रता से कहा। जब तक आप मुझे दोष नहीं देते मैं निश्चिंत रह सकता हूँ। मैं क्यों दूंगा? मेयर सलम, मैं आपका पर्याप्त धन्यवाद भी नहीं कर सकता, मैं आपको दोष क्यों दूंगा? दोनों ने कुछ औपचारिकताएं साझा की। फिर साहिल ने एरियन की ओर देखा जो इतना डरा हुआ था कि हिल नहीं पा रहा था। एरियन, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। अब से आपके मामले मेरे मामले भी होंगे। मास्टर साहिल, आप बहुत विनम्र हैं। मैंने कुछ नहीं किया। एरियन कड़वाहट से मुस्कुराया। उसे लगा कि चूंकि शहर के मेयर सलम ने कैम्बल और मार्श फैमिलीज के खिलाफ साहिल की मदद करने की हिम्मत की, इससे पता चलता है कि साहिल वास्तव में इसे संभाल सकता था। यही कारण था कि उसने अपने विश्वासपात्रों को यहां लाने का फैसला किया। परिणामस्वरूप वह अप्रत्याशित रूप से मार्श फैमिली और कैम्बल फैमिली की आंखों में चुभने वाला कांटा बन गया। मार्श फैमिली की बूढ़ी औरत ने ईगन को उसे मारने के लिए कहा था। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो एरियन कभी नहीं आता। साहिल के साथ अच्छे संबंध होना महत्वपूर्ण था, लेकिन उसका अपना जीवन अधिक महत्वपूर्ण था। यदि उसने अपना जीवन ही खो दिया तो इस रिश्ते का क्या उपयोग होगा? अभी यह बहुत खतरनाक था। अगर साहिल एक सेकंड की देरी कर देता तो क्या वह पहले ही मर नहीं गया होता? वह भविष्य में दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। यदि कोई मामूली दुर्घटना हो गई तो उसे पछतावा महसूस करने में बहुत देर हो जाएगी। एरियन, आपकी उपस्थिति ही सब कुछ कहती है। जैसा कि कहा जाता है, जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। एक सच्चा दोस्त तब मदद करने में संकोच नहीं करेगा जब आप सबसे कठिन समय में हो। मैं, साहिल खुराना, आज जो हुआ उसे याद रखूंगा। साहिल नहीं जानता था कि एरियन क्या सोच रहा है, वह केवल इतना जानता था कि यह काफी था कि एरियन आने की हिम्मत की। जहां तक दूसरों की बात है, वह पूछना नहीं चाहता था। मास्टर साहिल, आपने जो अभी कहा उससे मैं थोड़ा शर्मिंदा हूं। एरियन इन शब्दों से थोड़ा शर्मिंदा था। वह साहिल की मदद करना चाहता था, इसलिए इस शुरुआती बिंदु में कुछ भी गलत नहीं था। एरियन, मुझे पहले तत्काल परेशानियों को हल करने दो और हम बाद में पुराने दिनों की यादें ताज़ा करेंगे। साहिल ने अपनी बात खत्म करने के बाद अपनी नज़र एगाथा पर टिका दी। उसके चेहरे से मुस्कुराहट तुरंत गायब हो गई और उसने रूखे लहजे में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मार्श फैमिली आप जैसा मजबूत किसी को भेजेगी।
ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति को मैंने मारा है उसका आपकी फैमिली में उच्च स्थान है। अगर मुझे पता होता कि आप इतनी जल्दी आ जाएंगी तो मैं इंतज़ार करता। मैं खुद को इतनी मुसीबत पैदा करने और एरियन और मेयर सलीम को लगभग नुकसान पहुंचाने की अनुमति कैसे दे सकता था। जिस क्षण साहिल प्रकट हुआ, एगाथा उस युवक को घूरती रही। उसने पाया कि वह उसे पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। वह ये भी नहीं जानती थी कि उसने उसके हमले को कैसे रोका। इससे एगाथा का दिल बैठ गया। किसी को पता होना चाहिए कि वह एक पार्शल ओवरलॉर्ड थी, इसलिए केवल 5 लेलर रूलर्स ही उसे हरा सकते थे। भले ही अन्य पार्शल ओवरलॉर्ड्स उसे हरा सकें, लेकिन इसमें भी कुछ समय और प्रयास लगेगा। हालांकि वह द स्पिरिट केज में थी जो केवल आत्मा की ताकत को दर्शाता था, एगाथा की आत्मा की शक्ति अन्य पार्शल ओवरलॉर्ड्स की तुलना में कमजोर नहीं थी। तो वह इस युवक को क्यों नहीं समझ पा रही थी? विभिन्न संकेत कह रहे थे कि उसके सामने मौजूद ये लड़का संदेहास्पद था। जहां तक इसकी बात है, एगाथा फिलहाल अपनी उंगली नहीं रख पा रही थी। अध्याय 2535। तुम कौन हो? एगाथा ने साहिल को घूरते हुए भारी आवाज में पूछा। तुम बूढ़ी चुड़ैल, क्या तुम्हारा सवाल थोड़ा फालतू नहीं है? मैं कौन हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी मार्श फैमिली की वह प्रत्यक्ष वंशज फैबियोला जो एक गेंद जैसी दिखती है, उसने मुझे घिन महसूस कराई, इसलिए मैंने उसे मार दिया। चूंकि तुम बदला लेने के लिए यहाँ हो, इसलिए अब जब मैं यहाँ हूँ तो तुम कार्रवाई कर सकती हो। मैं साहिल खुराना तुम्हारी हर चुनौती स्वीकार करूंगा, साहिल ने उपहास के साथ उत्तर दिया। जैसे ही उसने ऐसा कहा, सलम और एरियन दोनों साहिल के लिए घबराहट महसूस किए बिना नहीं रह सके। पारखी नज़र वाला कोई भी व्यक्ति बता सकता था कि यह बूढ़ी औरत बेहद शक्तिशाली थी और वह संभवतः मार्श फैमिली के ग्रैंड मास्टर के स्तर पर थी। साहिल उसे इतनी सीधे तौर पर डांटने के लिए काफ़ी साहसी था। तुम्हारा नाम साहिल है ना? बहुत अच्छे। हालांकि मैं काफ़ी बूढ़ी हूँ, लेकिन लेला में ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो मुझे बूढ़ी चुड़ैल कहने की हिम्मत करें, और तुम सबसे कम उम्र के हो। जब एगाथा बोल रही थी तो वह याद करने लगी कि क्या लेले की शीर्ष 10 या यहाँ तक कि शीर्ष 5 शक्तियों में खुराना उपनाम वाला कोई सुपर फैमिली थी। दूसरे शब्दों में, क्या उन शक्तिशाली अनुभवी पार्शल ओवरलॉर्ड्स के बीच ऐसा कोई शिष्य था जिसका उपनाम खुराना था? काफ़ी देर सोचने के बाद भी वह किसी के बारे में नहीं सोच सकी। बेशक मैं अच्छा हूँ। तुम्हें बूढ़ी चुड़ैल कहने में क्या बुराई है? मैं पहले से ही बहुत अच्छा हूँ कि तुम्हें ओल्ड फार्ट नहीं कह रहा हूँ। साहिल ने उसे बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिखाया। साहिल, तुम्हारी फैमिली के बुजुर्ग कौन हैं? तुम्हारा गुरु कौन है? एगाथा ने पूछा। उसने साहिल के अनादर को अनसुना करने का नाटक किया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये पता लगाना था कि साहिल की पहचान क्या है और साहिल ने उसके हमले को कैसे रोका। एगाथा को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसके पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए वह मार्श फैमिली के लिए एक छोटी सी समस्या हल करने निकली थी, और फिर भी वह इस परेशानी वाले व्यक्ति से मिली। कहता हूँ, तुम कितनी दखलंदाज हो, तुम डायनासोर। तुम सब कुछ जानना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? इसके अलावा, क्या तुम अभी भी फैबियोला का बदला लेना चाहती हो? यदि नहीं, तो मैं अभी तुम्हारे साथ हिसाब बराबर करूंगा। तुमने आज मेरे दोस्त को गंभीर रूप से घायल कर दिया है, इसलिए यदि तुम मुझे स्पष्टीकरण नहीं दोगी तो जाने के बारे में सोचना भी मत। इस समय साहिल बेहद अहंकारी था। वह मार्श फैमिली और कैम्बल फैमिली के सहयोग से बिल्कुल भी नहीं डरा था। इसके बजाय उसने सीधे उन्हें डांटा और दूसरे पक्ष को अपने प्रति आशंकित कर दिया। ईगन किनारे से भौचक्का होकर देख रहा था। एगाथा कौन थी? वह मार्श फैमिली के 2 पार्शल ओवरलॉर्ड्स में से एक थी। साहिल ने उसे बूढ़ी चुड़ैल, बुरापाद और डायनासोर कहा, और फिर भी वह एक पार्शल ओवरलॉर्ड के रूप में अपनी गरिमा की रक्षा के लिए कुछ नहीं कर रही थी। ये सही नहीं था। क्या उसे कुछ गलत लगा? निश्चित रूप से इस लड़के के साथ कुछ गलत था। भाग्यवश कैम्बल फैमिली ने साहिल के खिलाफ पहले कार्रवाई नहीं की, अन्यथा परिणाम अप्रत्याशित होते। इस समय ईगन बहुत आभारी था। हालांकि यह ज्यादा समय तक नहीं चला। उसने अचानक कुछ सोचा और फिर से घबराया और चिंतित हो गया। उसने न केवल अभी सलम को गंभीर रूप से घायल किया था, बल्कि उसने लगभग एरियन को भी मार डाला था, और उन दोनों का साहिल के साथ असाधारण रिश्ता था। जाहिर है साहिल ने उन दोनों के लिए न्याय मांगने के लिए ऐसा कहा था। उसे क्या करना चाहिए? ईगन ने एगाथा की ओर देखा। उसने मन ही मन सोचा, कृपया बस इसे मार डालो। तुम एक पार्शल ओवरलॉर्ड हो और फिर भी एक युवक द्वारा उकसाए जाने के बावजूद तुम कुछ नहीं कर रही हो। तुम्हारी गरिमा कहाँ है? एगाथा भी थोड़ी क्रोधित थी, शायद इसलिए क्योंकि उसे लगा कि साहिल उसके झुकने के बाद भी छोटे लाभों से संतुष्ट नहीं था। चाहे कुछ भी हो, वह अभी भी एक पार्शल ओवरलॉर्ड थी। लेला में ऐसे लोग थे जो उसे हरा सकते थे। हालांकि अगर कोई उसे मारना चाहता था तो 5 लेला रूलर्स के अलावा केवल 2 या 2 से अधिक पार्शल ओवरलॉर्ड्स मिलकर ही ऐसा कर सकते थे। उसे आमने सामने कोई नहीं मार सकता था। उसने कोई कदम उठाने में जल्दबाजी नहीं की क्योंकि वह भी उसके हमले को चुपचाप रोकने के साहिल के तरीके से डरी हुई थी।
वास्तव में वह केवल एगाथा का एक आकस्मिक हमला था और इसमें इसकी मूल शक्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं था। फिर भी अज्ञात हमेशा थोड़ा डरावना होता है। पता चलने के बाद वह फैसला करेगी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि साहिल इतना निर्लज होगा। साहिल, चूंकि तुम इतने अशिष्ट हो, मैं आज तुम्हारे माता पिता की ओर से तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम अशिक्षित बालक, मैं तुम्हें बताऊंगी कि बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है। यदि तुम्हारे माता पिता को पता चलेगा तो वे मुझे धन्यवाद देंगे, एगाथा ने गंभीरता से कहा। अध्याय 2536। ईगन बहुत खुश था। यह आखिरकार शुरू हो रहा था। जल्दी करो और लड़ो। बेहतर होगा कि चीजें गंभीर हो जाएं और साहिल मारा जाए। फिर ये कैम्बल फैमिली की जिम्मेदारी नहीं होगी। तुम डायनासोर, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नीची नजरों से देखता हूं, लेकिन तुम मेरी तुलना में बहुत कमजोर हो। तुम मुझे सबक सिखाना चाहती हो। वापस जाओ और हजारों युगों तक अभ्यास करो। साहिल अब भी पहले की तरह ही अहंकारी था। वह एगाथा की धमकी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। बेशक वह ऐसा करने के योग्य था। यदि उसने अपनी एंशिएंट लेवल 10 सोल पावर जारी की तो वह वास्तविक दुनिया की तो बात ही छोड़िए, द स्पिरिट केज के आकाश में भी कुछ छेद कर सकता था। एक पार्शल ओवरलॉर्ड, एक पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड से कितनी दूर था। साहिल की आंखों में एगाथा बस एक थोड़ी मजबूत चींटी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह वास्तविक दुनिया थी या द स्पिरिट केज। चाहे एक चींटी कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह फिर भी एक चींटी ही थी। एम्फ, तुम असभ्य बालक, मैं देखना चाहती हूं कि तुम क्या करने में सक्षम हो, क्योंकि तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की है। एगाथा गुस्से से जल रही थी। उसने अपना बेत उठाया और उसे जोर से नीचे पटका। बूम! एक विशाल शक्ति फैल गई। इस बार शक्ति पिछले दो की तुलना में बहुत अधिक थी। आसपास के लोग इस शक्ति से हैरान थे और पीछे हटते रहे। बूम! यहां तक कि मेयर के आवास के ठोस गेट और दीवारें भी धमाके के साथ ढह गईं, जिससे धूल और राख के बादल उड़ने लगे। कुछ समय बाद धूल और धुआं छट गया और सभी को काफी दूर पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। सलम और अन्य लोग पहले ही मेयर की हवेली में पीछे हट चुके थे। वहां केवल एक ही व्यक्ति था जो नहीं हिला था और वह साहिल था। वह अपनी गोद में 7 से 8 साल की एक छोटी बच्ची को पकड़े हुए था और जहां था वहीं खड़ा रहा। एगाथा की शक्तिशाली शक्ति ने उस पर बिल्कुल भी असर नहीं डाला। इस समय कोई भी बता सकता था कि साहिल को अहंकारी होने का अधिकार था, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उसने उन बातों को कहने की हिम्मत की। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी। सबका ध्यान वहां मौजूद 2 लोगों पर केंद्रित था। नहीं, वह 3 लोग होंगे। साहिल अभी भी अपनी बाहों में एक छोटी बच्ची को लिए हुए था। आगे जो होने वाला था वह असली क्लाइमैक्स था। साहिल, पेबल्स को मुझे सौंप दो। जब तक मैं जीवित हूं वह ठीक रहेगी, सलम चिल्लाया। उसे चिंता थी कि पेबल्स को पकड़े रहने के दौरान साहिल की लड़ाई प्रभावित होगी। अब वह साहिल के साथ एक ही युद्ध के मोर्चे पर था। साहिल ने कुछ नहीं कहा, उससे पहले ही उसकी गोद में मौजूद छोटी बच्ची नखरे करने लगी। नहीं, मैं सहेली के साथ रहना चाहती हूँ। मैं सहेली की बाहों में सोना चाहती हूँ। पेबल्स, आओ, मेरे पास आओ। सहेली को थोड़ी देर में लड़ना है। तुम उसे इस तरह प्रभावित करोगी। यदि वह हार गया तो बहुत बुरा होगा, सलम ने आग्रह करना शुरू किया। नहीं, सहेली नहीं हारेगा, मुझे उस पर भरोसा है, छोटी बच्ची ने मुंह फुलाकर कहा। सलम जारी रखना चाहते थे लेकिन साहिल ने कहा, मेयर सलम, चिंता न करें। यह सिर्फ एक मामूली पार्शल ओवरलॉर्ड है। वह मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती, भले ही मैं यहां खड़ा रहूं और हिलूं नहीं। अध्याय 2537। सिर्फ एक मामूली पार्शल ओवरलॉर्ड। साहिल के वाक्य ने वहां मौजूद सभी को हैरान कर दिया। हर कोई जानता था कि 5 लेलर रूलर्स के अलावा पार्शल ओवरलॉर्ड्स के पास सबसे मजबूत कॉम्बैट पावर थी। केवल 5 लेलर रूलर्स ही ऐसा कुछ कहने की हिम्मत करेंगे। साहिल बस एक युवक था, तो उसे एक पार्शल ओवरलॉर्ड को नीचा दिखाने का साहस कैसे मिला? क्या वह 5 लेलर रूलर्स में से एक था? असंभव। 5 लेलर रूलर्स की मूर्तियां लेलर के केंद्र में स्थित 5 कॉन्टिनेंट पर खड़ी थीं। भले ही किसी ने इसे व्यक्तिगत रूप से न देखा हो, फिर भी उसे पता होगा कि 5 लेलर रूलर्स में से प्रत्येक कैसा दिखता था। साहिल उनमें से नहीं था और उनमें से कोई भी उसके जैसा नहीं दिखता था। यहाँ तक कि सलम, जो साहिल के बारे में आशावादी थे, को भी इस समय लगा कि साहिल बहुत अहंकारी था। वह वास्तविकता को नहीं पहचान सका या अपनी जगह नहीं जान सका। शायद भविष्य में वह उस ऊंचाई तक पहुंच सकता था जो सभी पार्शल ओवरलॉर्ड्स को नजरअंदाज कर सके, लेकिन अभी वह समय नहीं था। युवाओं में जोश और आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन बहुत अधिक अहंकारी होना अच्छी बात नहीं हो सकती। बेशक सलम ने एक और संभावना से इनकार नहीं किया कि साहिल का 5 लेलर रूलर्स में से किसी एक के साथ घनिष्ठ संबंध था। फिर उसके व्यवहार को समझना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वह लगातार ओवरलॉर्ड्स के संपर्क में था और उसमें पार्शल ओवरलॉर्ड्स को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति थी। हालांकि उन्होंने कभी भी 5 लेलर रूलर्स में से किसी के उत्तराधिकारी शिष्य होने के बारे में नहीं सुना था। एगाथा भी साहिल की बातों से हैरान थी।
वह क्या कारण था जिसने इस युवक को एक पार्शल ओवरलॉर्ड को नीचा दिखाने की हिम्मत दी? क्या यह उसकी ताकत थी या उसकी बैकग्राउंड? साहिल ने वहां मौजूद लोगों को सोचने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। सभी की प्रतिक्रिया या चिंतन की प्रतीक्षा किए बिना उसने अपनी नज़र एगाथा पर टिका दी। उसके मुंह के कोने पर एक अवमानना भरी मुस्कान खेल रही थी। फिर उसने एगाथा के उदाहरण का अनुसरण किया। उसने अपना दायां पैर उठाया और धीरे से नीचे पटका। बूम! साहिल के शरीर से तुरंत एक भयानक ऊर्जा निकली। फिर एक चकाचौंध रोशनी चमकी। सबने सहज ही अपनी आंखें बंद कर लीं। रोशनी के गायब होने और सभी के आंखें खोलने के बाद उन्होंने पाया कि साहिल अभी भी बिना एक इंच हिले वहीं खड़ा था। तभी जब उन्होंने जिज्ञासावश दूसरे व्यक्ति की ओर देखा तो उनकी आंखें तुरंत फटी की फटी रह गईं और सभी ने अविश्वास के भाव दिखाए। उन्होंने देखा कि एगाथा जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। वह अपने शरीर को ढहने से बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से अपने बेत का सहारा ले रही थी। उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था, जिससे उसके सामने की जमीन लाल हो गई थी। ये कैसे संभव था? जिस किसी ने भी ये दृश्य देखा वह स्तब्ध रह गया, विशेषकर मार्श फैमिली के लोग। एगाथा मार्श फैमिली के 2 ग्रैंड मास्टर्स में से एक थी, जिसकी ताकत भयानक पार्शल ओवरलॉर्ड रेल्म तक पहुंच गई थी। एक युवक ने एक ही पल में उसे इस तरह कैसे चोट पहुंचाई? ये सच नहीं था, है ना? हर कोई इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनका ग्रैंड मास्टर एक अजनबी लड़के से हार जाएगा। हालांकि तथ्य उनकी आंखों के ठीक सामने थे। उनके पास इस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर! मार्श फैमिली के सदस्य चिंता में चिल्लाए। भले ही वे चिल्ला रहे थे, किसी ने भी मदद के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। यदि उनकी ग्रैंड मास्टर भी साहिल का मुकाबला नहीं कर सकती थी तो क्या वे मौत को दावत नहीं दे रहे थे अगर वे आगे बढ़े? बूढ़ी चुड़ैल, मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम पहले से ही इतनी बूढ़ी हो गई हो कि तुम्हारे लिए एक कदम उठाना भी एक चुनौती है, लेकिन मैं तुम्हें एक छोटा सा सबक सिखाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी जगह जान सकोगी और किसी कमज़ोर को सिर्फ इसलिए परेशान नहीं करोगी क्योंकि तुम्हारे पास ताकत है। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमेशा कोई न कोई तुमसे अधिक शक्तिशाली होता है। अगली बार मिलने पर मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा, साहिल ने सहजता से कहा। उसकी आवाज़ ने वहां मौजूद लोगों को वास्तविकता में वापस ला दिया। यदि साहिल ने इससे पहले एगाथा को शिक्षित करने के लिए ऐसा कहा होता तो हर किसी ने अति आत्मविश्वासी होने के लिए उसका उपहास किया होता। हालांकि अब किसी ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसने ये ताकत दिखाई थी। अध्याय 2538। हालांकि अभी चकाचौंध रोशनी ने सभी को अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर कर दिया था और उन्होंने नहीं देखा कि साहिल ने एगाथा को कैसे गंभीर रूप से घायल किया, लेकिन अंत में वह जीत गया। हारने वाले हमेशा गलत होते थे, चाहे कोई कहीं भी हो। उन्हें प्रक्रिया की परवाह नहीं थी क्योंकि परिणाम सबसे महत्वपूर्ण था। कॉफ कॉफ! एगाथा ने अपना सिर उठाया और साहिल की ओर अपनी आंखों में भय के साथ देखा। उसके बाद वह 2 बार खांसी और उसने बहुत सारा खून थूका। यहाँ तक कि वह जो पीड़िता थी उसने भी नहीं देखा कि साहिल ने उस पर कैसे हमला किया। उसने बस सफ़ेद रोशनी की एक चमक महसूस की और उसके शरीर को भारी नुकसान हुआ। एकमात्र व्यक्ति जो उसे बिना किसी प्रतिरोध के गंभीर रूप से घायल कर सकता था वह शायद एक ओवरलॉर्ड की आत्मा थी। दूसरे शब्दों में, जिसने अभी उस पर हमला किया है उसके पास निश्चित रूप से एक ओवरलॉर्ड की आत्मा होनी चाहिए। एगाथा ने कई संभावनाओं के बारे में सोचा। यह कोई रहस्य नहीं था कि लेला में केवल 5 ओवरलॉर्ड्स थे। लेला में रहने वाले सभी लोग ये जानते थे। तो वह कौन था जिसने अभी उस पर हमला किया? क्या वह 5 ओवरलॉर्ड्स में से एक था, या लेला में कोई छठा ओवरलॉर्ड था, या किसी ने अपनी आत्मा को ओवरलॉर्ड रेल्म में अपग्रेड किया था? ये सभी संभव थे, लेकिन एगाथा को लगा कि एक और संभावना अधिक होने की संभावना है। वह ये थी कि साहिल का किसी एक ओवरलॉर्ड के साथ घनिष्ठ संबंध था और उसके पास ओवरलॉर्ड द्वारा दिया गया एक खजाना था जो महत्वपूर्ण क्षणों में उसकी जान बचा सकता था। यही कारण था कि अभी एक चकाचौंध रोशनी हुई थी, क्योंकि यह महत्वपूर्ण क्षण को छिपाने और सभी को इसे देखने से रोकने के लिए थी। इस बात की 80% से अधिक संभावना थी कि यह संभव था। आखिरकार ओवरलॉर्ड्स कौन थे? सामान्य परिस्थितियों में वे द स्पिरिट केज में नहीं आएंगे, एक युवक के अंगरक्षक होने की तो बात ही छोड़िए। इसलिए यह पूरी तरह से बकवास था कि साहिल वह था जिसने अभी उसे चोट पहुंचाई थी। एगाथा को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। क्या इतना युवा व्यक्ति ओवरलॉर्ड की शक्ति रख सकता है और लेला का छठा ओवरलॉर्ड बन सकता है? क्या ये संभव था? ओवरलॉर्ड बनना कितना कठिन था? एगाथा, जो पार्शल ओवरलॉर्ड थी, का इस बारे में सबसे अधिक कहना था। लेला के कई पुराने पार्शल ओवरलॉर्ड्स दर्जनों, सैकड़ों या यहाँ तक कि सैकड़ों युगों पहले ही पार्शल ओवरलॉर्ड रेल्म में कदम रख चुके थे। हालांकि इतने लंबे समय के बाद भी वे अभी भी पार्शल ओवरलॉर्ड्स थे। लेला में ग्रेट एंशिएंट वॉर के बाद से अब तक कुल 4 ओवरलॉर्ड्स हुए हैं। वे थे ड्रोगो, वैलेंटीन, एलोरा और लूफियन।
सिल्वियो महान युद्ध से पहले ही एक ओवरलॉर्ड बन गया था। वह एकमात्र ओवरलॉर्ड भी था जो महान प्राचीन युद्ध में जीवित बचा था। लेलर के दर्जनों पार्शल ओवरलॉर्ड्स इस उम्मीद में कड़ी मेहनत कर रहे थे कि वे छठे लेलर रूलर बन सकें। तो वे खुद को एक ऐसे लड़के द्वारा रोके जाने की अनुमति कैसे देंगे जिससे वे कभी मिले ही नहीं थे। चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली या बुद्धिमान क्यों न हो, एक सीमा तो होनी ही चाहिए। इतनी बड़ी उम्र तक जीवित रहने के बाद एगाथा ने किस तरह का प्रतिभाशाली जीनियस नहीं देखा था। एगाथा ने खुद को असहाय पाया, भले ही उसे इस बात का मोटा मोटा अंदाजा था कि साहिल ने खुद को गंभीर चोटें कैसे पहुंचाई थीं। एक ओवरलॉर्ड द्वारा दिए गए खजाने को प्राप्त करने में सक्षम होना यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि साहिल का दर्जा महान था। वह 5 लेलर रूलर्स के बाद दूसरे स्थान पर था और अन्य सभी शक्तियों से ऊपर था। इसके अलावा इस बात की क्या गारंटी थी कि साहिल के हाथ में केवल एक ही खजाना था। यदि ओवरलॉर्ड उसे एक दे सकता था तो क्या वे उसे और अधिक नहीं दे सकते थे। इसके अलावा एगाथा के पास इस बारे में भी कुछ अनुमान थे कि साहिल ने उसे क्यों नहीं मारा। वर्तमान में लेलर संकट में है। 5 ओवरलॉर्ड्स ने सभी पार्शल ओवरलॉर्ड्स को किसी भी समय युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया था। इसलिए यदि इस समय कोई पार्शल ओवरलॉर्ड मर जाता है तो 5 ओवरलॉर्ड्स इसका पीछा करेंगे और साहिल शायद खुद को स्पष्ट नहीं कर पाएगा। यही कारण था कि साहिल ने उसे नहीं मारा। सिर्फ 1 सेकंड के भीतर एगाथा ने सब कुछ अनुमान लगा लिया। हालांकि थोड़ा अपमानजनक था, लेकिन ये स्वीकार करना पड़ा कि वे सभी तर्कसंगत तर्क और अच्छी तरह से स्थापित थे। किसने सोचा होगा कि साहिल जैसा बग वाला कोई लड़का सामने आएगा। अध्याय 2539। जी मास्टर साहिल, कॉफ, मैं समझ गई। कॉफ, मास्टर साहिल, मुझे न मारने के लिए आपका धन्यवाद, एगाथा ने खांसते हुए सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। वह गंभीर रूप से घायल थी और फिर भी उसे दूसरे पक्ष को धन्यवाद कहना पड़ा। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि उसने कितना अपमानित महसूस किया होगा। हालांकि वह क्या कर सकती थी, चूंकि वह साहिल जितनी शक्तिशाली नहीं थी, वह केवल हार स्वीकार कर सकती थी। बूढ़ी चुड़ैल, मुझे पता है कि तुम आश्वस्त नहीं हो। यदि तुम अभी भी बदला लेना चाहती हो तो तुम किसी भी समय मेरे पास आ सकती हो, लेकिन अगली बार जब तुम आओगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आने से पहले ध्यान से सोच लेना। मास्टर साहिल, कृपया मुझे गलत न समझें। मेरी ऐसी कोई योजना नहीं है। मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे आज छोड़ दिया, मास्टर साहिल। तो मैं बदला क्यों लेना चाहूंगी? एगाथा ने जल्दबाजी में इससे इनकार कर दिया। साहिल से बदला लेने का उसका कोई इरादा नहीं था। एक व्यक्ति जिसे एक ओवरलॉर्ड द्वारा खजाना दिया जा सकता है, उसका उनके साथ असामान्य संबंध होना चाहिए। मार्श फैमिली ऐसे व्यक्ति को उकसाने का जोखिम कैसे उठा सकती थी? वह आभारी होगी यदि साहिल ने मार्श फैमिली के लिए परेशानी खड़ी नहीं की। बदला, यह मौत को दावत देने के बराबर होगा। हालांकि एक पार्शल ओवरलॉर्ड पहले से ही बहुत मजबूत था, लेकिन वे तब तक कभी भी लेलर के ऊपर नहीं खड़े हो सकते थे जब तक कि वे एक असली ओवरलॉर्ड नहीं बन जाते। जब लॉर्ड ओवरलॉर्ड से संबंधित किसी व्यक्ति से मिलना हो तो केवल असहाय और दयनीय होने का नाटक ही किया जा सकता था। यह अच्छा है, अपने लोगों को साथ लो और यहाँ से दफा हो जाओ। मेरे सामने दोबारा मत आना, अन्यथा मुझे डर है कि मैं खुद को तुम्हें मारने से नहीं रोक पाऊंगा। जी मास्टर साहिल, एगाथा कांपते हुए खड़ी हुई। मार्श फैमिली के ताकतवर लोग उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़े। साहिल की सहमति के साथ उन्होंने आखिरकार आगे बढ़ने की हिम्मत की। ठीक उसी समय जब मार्श फैमिली एगाथा को जाने में मदद कर रही थी, साहिल अचानक चिल्लाया, रुको। क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? एगाथा ने सावधानी से पूछा। मैं नहीं चाहता कि आज जो हुआ उसे कोई फैलाए। बेहतर होगा कि तुम इसे अपने तक ही सीमित रखो, अन्यथा एक बार मुझे पता चला तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। समझ गई मास्टर साहिल, चिंता न करें, हमारी फैमिली कभी भी यह बात नहीं फैलाएगी। एगाथा हजारों लोगों की टीम के साथ चली गई। कैम्बल फैमिली भी जाना चाहती थी, हालांकि उनकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि साहिल ने कुछ नहीं कहा था। बेहतर विकल्प के बिना ईगन बहादुरी से बाहर निकला, साहिल के सामने घुटने टेके, सिर झुकाया और जोर से दया की भीख मांगने लगा। मास्टर साहिल, मैं गलत था। कृपया मास्टर साहिल, कृपया कैम्बल फैमिली को छोड़ दें। कैम्बल फैमिली बहुत आभारी रहेगी। साहिल ने ईगन पर नजर डाली। मेरे सामने सिर झुकाने से कोई फायदा नहीं है। यदि तुम मेयर सलम और एरियन की माफी पा सकते हो तो तुम जीवित रह सकते हो, अन्यथा। ईगन कांप गया और उसने जल्दी से सलम और एरियन की ओर देखा। मेयर सलम, कैप्टन लॉन्गर, मैं अभी गलत था। मुझे मार्श फैमिली की बात नहीं माननी चाहिए थी और आप पर हमला नहीं करना चाहिए था। कृपया इस बार मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करें। जीवित रहने के लिए ईगन को अपनी प्रतिष्ठा की बिल्कुल परवाह नहीं थी। मौत की तुलना में उसकी प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं थी। यहाँ तक कि मार्श फैमिली की एगाथा, जिसकी ताकत पार्शल ओवरलॉर्ड रेल्म तक पहुँच गई थी, ने भी हार मान ली थी। वह कौन था जो ऐसा न करे? यदि उसे मार दिया गया तो उसकी मृत्यु व्यर्थ होगी।
कैम्बल फैमिली उसका बदला लेने के लिए पूरी फैमिली के जीवन और मृत्यु पर दांव नहीं लगाएगी। यदि उन्होंने उसका बदला तो ले लिया लेकिन अपनी जान गंवा दी तो क्या फायदा। साहिल ने ईगन को सलम और एरियन के हवाले कर दिया। यह उन पर निर्भर था कि वे ईगन से कितना लाभ उठा सकते थे। इसे उन दोनों के लिए कुछ मुआवजे के रूप में भी माना जा सकता था। आखिरकार उन्हें बिना किसी कारण के घायल नहीं होना चाहिए था। साहिल चिंतित था कि इस घटना के बाद उसके लैविश पॉइंट्स पहले की तरह आसमान नहीं छुएंगे। एम्बर सिटी में बहुत से लोगों ने देखा कि कैम्बल फैमिली और मार्श फैमिली के संयुक्त हमले से बहुत अधिक हलचल नहीं हुई, इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद इसे शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है। हालांकि ये ठीक था। जब तक खबर बाहर नहीं निकलती, कोई इस खतरनाक अवधि से निकलने के लिए द स्पिरिट केज छोड़ने के लिए अपनी संपत्ति बेचना जारी रख सकता है। जब सुरक्षित हो जाए तो वापस आने में बहुत देर नहीं होगी। वैसे भी अगर वे ऊंचे दाम पर बेच सके तो उन्हें बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा। साहिल केवल यही उम्मीद कर रहा था कि वह जल्द से जल्द 1 मिलियन लैविश पॉइंट्स जमा कर सके ताकि वह अपनी क्लोनिंग को लेवल 6 तक बढ़ा सके। वह और कुछ नहीं मांगेगा। यदि वह कम समय में सफलता प्राप्त नहीं कर सका तो वह केवल अन्य तरीकों से अपनी ताकत बढ़ा सकता था। क्लोनिंग निस्संदेह सबसे अच्छा विकल्प था। अध्याय 2540। इसके अलावा साहिल का जीवन अभी भी हर दिन पेबल्स के इर्द गिर्द घूमता था। खजानों की असीमित आपूर्ति और साहिल के साथ रहने के कारण छोटी बच्ची लगभग नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से बढ़ी। आधा महीना जल्दी बीत गया। साहिल के लैविश पॉइंट्स आखिरकार मिलियन का आंकड़ा पार कर गए। ये पहले की तुलना में बहुत धीमा था, लेकिन कम से कम यह अभी भी बढ़ रहा था। इस आधे महीने के दौरान कोई भी साहिल को परेशान करने नहीं आया। मार्श फैमिली और कैम्बल फैमिली के वापस आने के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। वे फिर कभी नहीं देखे गए और न ही उनके बारे में सुना गया। एगाथा को गंभीर रूप से घायल करने के लिए साहिल ने चाहे जो भी तरीका अपनाया हो, उसका निश्चित रूप से एक ओवरलॉर्ड के साथ कुछ संबंध होना चाहिए, अन्यथा वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होता। वे सभी शक्तियां जो एक ओवरलॉर्ड से जुड़ी थीं, उनके साथ सावधानी से व्यवहार करने की आवश्यकता थी। मार्श फैमिली मूल रूप से फिर से माफी मांगना चाहती थी। हालांकि एगाथा के जाने से पहले साहिल ने कहा था कि वह मार्श फैमिली को दोबारा नहीं देखना चाहता और उसने मार्श फैमिली से इस तरह के विचार को छोड़ने के लिए कहा। जब उसके लैविश पॉइंट्स 1 मिलियन हो गए तो साहिल ने एक बार फिर एकांत में जाने का विकल्प चुना। अपनी चेतना अर्थ पर लौटने के बाद उसने सिस्टम चालू किया। बॉडी एंशिएंट लेवल 10। आप 10 मिलियन लैविश पॉइंट्स का उपयोग करके अपग्रेड कर सकते हैं। माइंड एंशिएंट लेवल 10। आप 10 मिलियन लैविश पॉइंट्स का उपयोग करके अपग्रेड कर सकते हैं। कॉम्बैट पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड। लैविश पॉइंट्स 10,13,586। स्पेशल स्किल क्लोनिंग लेवल 5। उसने सीधे क्लोनिंग को अपग्रेड करने का विकल्प चुना। एक विंडो पॉपअप हुई। क्लोनिंग को अपग्रेड करने में 1 मिलियन लैविश पॉइंट्स खर्च होंगे। अपग्रेड के बाद क्लोनिंग को मूल लेवल 5 से लेवल 6 में अपग्रेड किया जाएगा और क्लोन्स की सीमा भी 27 से बदलकर 81 कर दी जाएगी। कृपया पुष्टि करें कि अपग्रेड करना है या नहीं। नीचे 2 विकल्प थे, यस और नो। जब साहिल ने वह देखा तो वह तुरंत खुशी से झूम उठा। अनपेक्षित रूप से क्लोनिंग के लेवल 6 पर अपग्रेड होने के बाद क्लोन्स की संख्या बढ़कर 81 हो जाएगी। मुख्य रूप के अतिरिक्त 81 क्लोन्स कुल 82 पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड्स होंगे। भले ही उसका सामना एक असली हेवनली ओवरलॉर्ड से हो जाए, साहिल को लगा कि वह अभी भी लड़ सकता है। भले ही वह न लड़ सके, फिर भी वह भाग सकता था। उसे विश्वास नहीं था कि मुख्य रूप इतने सारे क्लोन्स के पीछे हटने के लिए ढाल बनने के बावजूद भागने में सक्षम नहीं होगा। यदि यह काम नहीं करता तो क्लोन्स खुद को विस्फोट कर सकते थे। दर्जनों हेवनली ओवरलॉर्ड क्लोन्स के फटने के बाद किस तरह की विनाशकारी शक्ति पैदा होगी। ये बिल्कुल भयानक होगा। यहाँ तक कि एक असली हेवनली ओवरलॉर्ड भी दूर रहेगा। ये पुष्टि करने के बाद कि वह क्लोनिंग को अपग्रेड करना चाहता है, 1 मिलियन लैविश पॉइंट्स गायब हो गए और क्लोनिंग का स्तर भी तदनुसार बदल गया। ये लेवल 5 से लेवल 6 पर चला गया। क्लोन्स की संख्या भी 27 से बढ़कर 81 हो गई। इस गुप्त तकनीक का अपग्रेड क्षेत्र को तोड़ने की तुलना में बहुत सरल था। इससे शारीरिक परेशानी नहीं हुई और फिर भी उसके मन में किसी तरह से कुछ और अनुभव और ज्ञान आ गया। वही सिस्टम की शक्ति थी। भले ही उसने गुप्त तकनीकों और कौशलों का अभ्यास नहीं किया था, लेकिन खुद को अपग्रेड करने के लिए सिस्टम का उपयोग करने के बाद ऐसा महसूस होगा जैसे उसने अनगिनत बार अभ्यास किया हो। उसे भरपूर अनुभव प्राप्त होगा। क्लोनिंग के अपग्रेड को पूरा करने के बाद साहिल को अब जिस बात की चिंता करने की जरूरत थी वह ये थी कि वह अपने ब्लड एसेंस को कैसे बहाल करे। अब ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी क्योंकि वह अभी भी इसे सहन कर सकता था। हालांकि उसे भविष्य में इसकी आवश्यकता हो सकती है, इसलिए उसे पहले से तैयारी करनी थी। अध्याय 2541। अपग्रेड के बाद साहिल तुरंत द स्पिरिट केज में वापस नहीं आया। इसके बजाय वह अपने सेक्लूजन से बाहर आया और प्रस्थान करने से पहले सीलिया और अन्य लोगों से मिला।
अगले दिन शांति से बीत गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, एम्बर सिटी में रहने वाले लोगों को धीरे धीरे एहसास हुआ कि कुछ गलत था। उस महान युद्ध की कोई खबर नहीं थी जो होने वाला था। कई लोग सोचने लगे कि क्या इसका शांतिपूर्ण समाधान हो गया है। आखिरकार शामिल पक्ष सभी प्रमुख फोर्सेस से थे, इसलिए यदि युद्ध छिड़ गया तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। उपहार देना, माफी मांगना और कुछ संसाधन देना उनके संबंधित हितों के अधिकतमकरण के अधिक अनुरूप था। इसके अलावा मरने वाले कैम्बल फैमिली और मार्श फैमिली के वारिस नहीं थे, इसलिए बड़ा हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं थी। बहुत से लोग जो पहले द स्पिरिट केज छोड़ चुके थे, एक एक करके लौटने लगे। ये कुछ ऐसा था जिसे साहिल नहीं देखना चाहता था। यदि सब वापस आ गए तो कोई भी अपनी संपत्तियां बेचना नहीं चाहेगा। फिर जंबो कॉर्ट के पास कोई व्यवसाय नहीं होगा और उसके लैविश पॉइंट्स भी स्थिर होने लगेंगे। साहिल इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। वह जानता था कि एम्बर सिटी में रहने वाले लोगों को देर सबेर पता चल ही जाएगा। सौभाग्य से उसका लक्ष्य पूरा हो गया था। न केवल उसका बॉडी और माइंड एंशिएंट लेवल 10 पर पहुंच गया था, बल्कि उसकी क्लोनिंग भी लेवल 6 तक बढ़ गई थी। यही कारण था कि साहिल ने कैम्बल फैमिली और मार्श फैमिली का सफाया नहीं किया। उसे पेरी और फैबियोला, उस दयनीय जोड़े को धन्यवाद देना था। अन्यथा साहिल के लैविश पॉइंट्स इतनी तेजी से नहीं बढ़ते। 2 लोगों की मृत्यु ने एम्बर सिटी के निवासियों में दहशत पैदा कर दी थी और वे सभी सुरक्षा के लिए भागना चाहते थे। अन्यथा उसके लिए कम समय में 3 से 4 मिलियन लैविश पॉइंट्स जमा करना संभव नहीं होता। दिन ब दिन समय बीतता गया। साहिल की चौकस देखभाल में वह छोटी बच्ची हर दिन अच्छी तरह से खाती और सोती थी, जिससे वह तेजी से बड़ी होने लगी। पलक झपकते ही वह 8 या 9 साल की हो गई थी। जैसे ही पेबल्स तेजी से बढ़ रही थी, लेवल 9 सिविलाइजेशन लेलर, एक अज्ञात क्षेत्र में एक सुपर प्लैनेट भीषण लपटों से जल रहा था। प्लैनेट के केंद्र में एक आकृति पालथी मारकर बैठी थी। आकृति ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। तुरंत बाद उसके छोटे शरीर से एक विनाशकारी ऊर्जा निकली। बूम! एक क्षण में वह विशाल जलता हुआ प्लैनेट राख में बदल गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी था ही नहीं। शून्य में केवल वह आकृति तैरती रह गई थी। यह आकृति कोई और नहीं बल्कि लूफियन थी। इस समय लूफियन ने सफलतापूर्वक डुअल सोल्स के व्यक्तित्व के साथ विलय कर लिया था और एक ही झटके में पार्शियल हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक की बाधा को पार कर लिया था। अब वह एक असली हेवनली ओवरलॉर्ड बन गया था। हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक ओवरलॉर्ड रेल्म की अंतिम रैंक थी और इसे प्राप्त करना सबसे कठिन भी था। विशाल ब्रह्मांड में कई ओवरलॉर्ड्स थे और प्रत्येक लेवल 9 सिविलाइजेशन में कमोबेश कुछ न कुछ थे। हालांकि विशाल बहुमत सुप्रीम ओवरलॉर्ड्स थे। एंशिएंट ओवरलॉर्ड्स की भी एक छोटी संख्या थी। अभी भी कुछ ऐसे थे जिन्होंने हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक हासिल की थी, लेकिन वे बहुत दुर्लभ थे। प्रत्येक हेवनली ओवरलॉर्ड ब्रह्मांड का एक खजाना था। जब कोई प्रकट होता तो वह एक लेवल 9 सिविलाइजेशन युद्ध की दिशा बदल सकता था। चूंकि लूफियन ने हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक हासिल कर ली थी, वह पहले ही 99% ओवरलॉर्ड्स को पीछे छोड़ चुका था। सतह पर इस महत्वपूर्ण क्षण में सफलता प्राप्त करना लेलर के लिए एक अच्छी बात थी। हालांकि यह अभी अनिश्चित था कि यह अच्छा है या बुरा। डुअल सोल्स के सफल विलय के बाद लूफियन अब पिछला लूफियन नहीं रह सकता है। भले ही उसका व्यक्तित्व प्रभावी था, फिर भी वह दूसरे व्यक्तित्व से प्रभावित होगा। अपनी आंखें खोलने के बाद लूफियन जल्दबाजी में नहीं उठा, इसके बजाय उसने अपनी नई ताकत का सावधानीपूर्वक आकलन किया। उसके हर इशारे और यहां तक कि हर सांस के साथ विनाशकारी ऊर्जा बाहर निकल रही थी। यदि यह कोई दूरस्थ शून्य नहीं होता तो इसकी विनाशकारी शक्ति अकल्पनीय होती। अध्याय 2542। लूफियन अपनी भयानक शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था। अन्यथा वह जहां भी जाता वह कयामत का दृश्य होता। जल्द ही बिखरी हुई ऊर्जा धीरे धीरे लूफियन के शरीर में लौटने लगी। वह धीरे धीरे एक हेवनली ओवरलॉर्ड की शक्ति को नियंत्रित कर सकता था। लूफियन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुस्कान धीरे धीरे चौड़ी हुई और फिर पागलों जैसी हंसी का एक विस्फोट हुआ जो पूरे शून्य में गूंज उठा। हा हा हा! कुछ मिनट हंसने के बाद लूफियन रुका और खुद से बुदबुदाने लगा। क्या ये वही हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक है जिसका सपना सभी ओवरलॉर्ड्स देखते हैं? निश्चित रूप से ये हास्यास्पद रूप से मजबूत है। ये सुप्रीम ओवरलॉर्ड रैंक और एंशिएंट ओवरलॉर्ड रैंक के बिल्कुल भी तुलनीय नहीं है। ये पार्शियल हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक से भी मीलों दूर है। मैं एम्परर लूफियन आखिरकार एक हेवनली ओवरलॉर्ड बन गया हूँ। मैं बिना किसी के द्वारा प्रतिबंधित हुए वह कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। सिल्वियो भी नहीं। एलोरा, मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें जल्द ही ढूंढ लूंगा और तुम्हें सोल डिवाउरर्स और रोबोशस से बदला लेने के लिए ले जाऊंगा। मैं उन्हें बता दूंगा कि मेरी औरत को चोट पहुंचाने के लिए वे भयानक मौत मरेंगे। जैसे ही उसके होंठों से मौत शब्द निकला, एक और भयानक ऊर्जा छलक पड़ी। आसपास का शून्य ऐसे गूंजने लगा जैसे वह डरा हुआ हो। इस समय लूफियन खड़ा हो गया।
जैसे ही वह शून्य में सीधा खड़ा था, उसके शरीर से सर्वोच्चता की आभा निकल रही थी जिसने आसपास के शून्य को कंपा दिया। पिछला लूफियन बहुत शांत रहता था और उसने हमेशा खुद को अच्छी तरह छुपा कर रखा था। सिल्वियो के अलावा कोई नहीं जानता था जिसने स्पाई अरिथमेटिक्स के माध्यम से इसके बारे में सीखा था। लूफियन का पिछला व्यक्तित्व कुछ हद तक साहिल के समान था। वह खुद को सावधानी से छिपाना पसंद करता था और वह सब कुछ उजागर करने को तैयार नहीं था। वह अपने ट्रम्प कार्ड का उपयोग नहीं करेगा, लेकिन उसे कुछ रखने की आवश्यकता थी। हालांकि डुअल सोल्स के व्यक्तित्वों के सफल विलय के बाद लूफियन में कुछ बदलाव आए थे। वह अब खुद को छिपाना नहीं चाहता था, बल्कि इसके बजाय वह अपनी ताकत सभी के सामने उजागर करना चाहता था और उन्हें आतंक महसूस कराना चाहता था। उसे वह एहसास पसंद था, लेकिन वह दूसरों की डरी हुई आंखों को देखना ज्यादा पसंद करता था। भले ही विलय के बाद लूफियन का मूल व्यक्तित्व अभी भी प्रभावी था, लेकिन दूसरे व्यक्तित्व का उस पर काफी प्रभाव था। वास्तव में दो व्यक्तित्व मूल रूप से एक ही शरीर में पैदा हुए थे और वे एक शरीर और एक आत्मा साझा करेंगे। विलय के बाद वे डुअल सोल्स बनाएंगे। ब्रह्मांड में बहुत कम शरीर इसकी बराबरी कर सकते थे। लूफियन शून्य में खड़ा हुआ और उसने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए। अनंत दूरी से लेलर की ओर देखते हुए वह फुसफुसाया, आज से लेलर की रक्षा मेरे द्वारा की जाएगी। एम्परर लूफियन, सिल्वियो का युग बीत चुका है और भविष्य का युग मेरा होगा। ये हेवनली एम्परर लेलर के सभी जीवित प्राणियों का संरक्षक संत है। यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तो लेलर के प्राणी मेरी आज्ञा मानेंगे। जो मेरी आज्ञा मानेंगे वे समृद्ध होंगे और जो मेरा विरोध करेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। यदि यह डर नहीं होता कि सोल डिवाउरर्स और रोबोशस लूफियन के हेवनली ओवरलॉर्ड बनने की खबर सुनकर भाग सकते हैं, तो उसकी आवाज़ इतनी धीमी नहीं होती। इसके बजाय वह जोर से पूरी लेलर को इसकी घोषणा करता, एलोरा, मैं आ रहा हूँ। तुमने जो नुकसान सहा है, मैं उसे दुश्मन को 10 गुना, यहाँ तक कि 100 गुना लौटा दूंगा। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि तुम एक हेवनली ओवरलॉर्ड की औरत हो। अध्याय 2543। लेलर, सिल्वियो उस स्थान पर स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे जिसकी वे देखरेख करते थे। ज्यादा समय नहीं हुआ जब उन्हें एक सोल डिवाउरर ओवरलॉर्ड के साथ लड़ाई के दौरान मामूली चोट लगी थी, जो अप्रत्याशित रूप से तब प्रकट हुआ जब एलोरा अपने शरीर को पुनर्जीवित कर रही थी। हालांकि चोट गंभीर नहीं थी, फिर भी इसे पूरी तरह ठीक होने में कुछ समय लगेगा। अचानक सिल्वियो ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में एक गंभीर भाव था। अभी उन्होंने बेवजह अपने शरीर में महत्वपूर्ण ऊर्जा और रक्त को उमड़ते हुए महसूस किया। यह एक बुरा शकुन था। स्पाई अरिथमेटिक्स सीखने के बाद से उनके शरीर में हर मामूली बदलाव इस बात का संकेत देता था कि कुछ होने वाला है। यह अच्छा भी हो सकता था या बुरा भी हो सकता था। चूंकि उनकी महत्वपूर्ण ऊर्जा और रक्त असामान्य रूप से बढ़ रहे थे, ये स्पष्ट रूप से एक बुरा संकेत था। सिल्वियो तुरंत सतर्क हो गए और उन्होंने अपना हाथ हिलाया। उनके सामने एक अत्यंत जटिल नेब्यूलर मैप दिखाई दिया। फिर उन्होंने तुरंत स्पाई अरिथमेटिक्स चलाना शुरू कर दिया। वे जानना चाहते थे कि क्या बुरी चीजें होने वाली हैं और देखना चाहते थे कि क्या वे उन्हें पहले से रोक सकते हैं या उनसे बच सकते हैं। जैसे ही सिल्वियो अपने दोनों हाथों से अपने सामने नेब्यूलर मैप को पलट रहे थे, उनके कान में एक आवाज गूंजी, सिल्वियो। अचानक हुई आवाज से चौंककर सिल्वियो तेजी से आवाज की ओर मुड़े। किसी समय लूफियन वहां प्रकट हुआ था और वह उन्हें शांति से घूर रहा था। शायद स्पाई अरिथमेटिक्स करते समय उनकी एकाग्रता बहुत तीव्र थी, जिससे वे समय पर लूफियन को देख पाने में विफल रहे। ये देखकर कि वह लूफियन था, सिल्वियो ने राहत की सांस ली। वे मुस्कुराए और बोले, ये तुम हो लूफियन। मैं सोच रहा था कि यह कौन है। तुम्हारी चोट कैसी है? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? हालांकि उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वे अंदर से सतर्क थे। उनकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं गलत नहीं होंगी। चूंकि यह एक बुरा शकुन था, इसलिए आगे निश्चित रूप से कुछ होगा। मैं लगभग ठीक हो गया हूँ सिल्वियो। मैं तुम्हारे पास एलोरा के ठिकाने का पता लगाने आया हूँ। लूफियन ने बकवास छोड़ी और सीधे मुद्दे पर आ गया। वह सिल्वियो से एलोरा के ठिकाने के बारे में जानने आया था और फिर उसका इरादा उसे खोजने का था। जहां तक सिल्वियो ने पहले एलोरा के होने वाले अचानक अवसर के बारे में कहा था, लूफियन का मानना था कि चूंकि उसने हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक हासिल कर ली है, वह एलोरा का सबसे बड़ा अचानक अवसर था। जब तक वह उसके साथ थी, उसे भविष्य में कोई नुकसान नहीं होगा। डुअल सोल्स के सफल विलय और हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक प्राप्त करने के बाद लूफियन अब और इंतजार नहीं कर सकता था। वह बस एलोरा को जल्दी से ढूंढना चाहता था ताकि वह उसे बता सके कि वह अब काफी मजबूत है। वह उसकी रक्षा कर सकता था और उसे सोल डिवाउरर्स और रोबोशस के खिलाफ बदला लेने के लिए ले जा सकता था। एलोरा लूफियन का जुनून बन गई थी। केवल उसे वास्तव में अपना बनाकर ही लूफियन अपने दिल के इस जुनून से उबर सकता था। लूफियन, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? एलोरा अब सुरक्षित है और उसकी विफलता के बाद उसे ऊपर उठने में मदद करने के लिए एक अचानक अवसर भी उसका इंतजार कर रहा है।
यदि तुम अभी एलोरा के पास जाते हो तो तुम उसकी मदद नहीं कर रहे होगे, इसके बजाय तुम उसे नष्ट कर दोगे। मुझे उम्मीद है कि तुम अधिक तर्कसंगत हो सकते हो, सिल्वियो ने समझाया। मुझे परवाह नहीं है कि एलोरा के पास कोई अचानक अवसर है या नहीं। मैं बस उसका ठिकाना जानना चाहता हूँ। मुझे सीधे बताओ, बाकी की चिंता मत करो। लूफियन टस से मज नहीं हुआ। उसका लहजा शांत था, फिर भी इसने सूक्ष्मता से सिल्वियो को यह संदेश दिया कि वे उससे सवाल न करें। इस क्षण के दौरान सिल्वियो ने आखिरकार कुछ महसूस किया। लूफियन पहले से अलग लग रहा था। उसके बोलने के तरीके और उसके भाव में बहुत बड़ा अंतर था। वह थोड़ा सुपीरियर भी लग रहा था। क्या हुआ था? सिल्वियो हैरान थे। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके सामने ये लूफियन असली लूफियन नहीं था? क्या वह नकली था? क्या ये कोई बहरूपिया था? ये कौन हो सकता था? अध्याय 2544। ये रोबोशस नहीं हो सकते थे। उनके पास ये क्षमता नहीं थी। मदर ब्रेन केवल रोबोशस के लिए सभ्यताओं को जीतने के लिए अंतहीन योद्धा बना सकती थी। वे ब्रह्मांड में लुटेरों का एक समूह थे। चूंकि यह रोबोशस नहीं थे, ये केवल सोल डिवाउरर्स ही हो सकते थे। हालांकि लूफियन के साथ इतने लंबे समय तक रहने के कारण सिल्वियो को यकीन था कि उनके सामने वाला व्यक्ति खुद लूफियन ही था और वे गलत नहीं थे। तो समस्या क्या थी? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके शरीर में छिपा दूसरा व्यक्तित्व जाग गया हो? बस एक पल में सिल्वियो ने बहुत सारी संभावनाओं के बारे में सोचा। सबसे संभावित कारण यह था कि लूफियन के शरीर का दूसरा व्यक्तित्व प्रकट हो गया था। अन्यथा ऐसा कभी नहीं होता। लूफियन, तुम पहले से अलग लग रहे हो। तुम तब इतने दबंग नहीं थे और तुम एलोरा की परवाह भी नहीं करोगे, सिल्वियो ने सहजता से कहा। तुम गलत हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एलोरा की परवाह करता हूं कि मैं उसे ढूंढना और उसकी रक्षा करना चाहता हूं। सच में, क्या तुमने इस बात पर विचार किया है कि तुम एलोरा की विफलता के बाद ऊपर उठने के अवसर को नष्ट कर दोगे? तुम उसे नुकसान पहुंचा रहे हो। मुझे नहीं लगता कि मैं एलोरा को नुकसान पहुंचा रहा हूं। जब तक मैं यहाँ हूँ, भविष्य में वह जो भी अचानक अवसर चाहती है, मैं उसे संतुष्ट करूंगा, लूफियन ने दबंगई से उत्तर दिया। सिल्वियो को अब यकीन हो गया था कि लूफियन के शरीर में दूसरा व्यक्तित्व निकल आया है और वह शरीर पर हावी हो रहा है। अन्यथा लूफियन के मूल व्यक्तित्व को देखते हुए वह कभी ऐसी बातें नहीं कहता। हे भगवान, सिल्वियो ने अपने दिल में असहाय होकर आह भरी। निश्चित रूप से हर बार जब उनकी महत्वपूर्ण ऊर्जा और रक्त उमड़ते थे तो कुछ भी अच्छा नहीं होता था। पुरानी समस्या अभी बीती नहीं थी और एक नई समस्या खड़ी हो गई है। रोबोशस और सोल डिवाउरर्स अभी भी एक खतरा थे और अब लूफियन का दूसरा हिंसक व्यक्तित्व मुसीबत पैदा करने के लिए बाहर आ गया है। आशीर्वाद कभी साथ नहीं आते, लेकिन दुर्भाग्य भी कभी अकेला नहीं आता। सिल्वियो जानते थे, शायद एलोरा की बहाली की विफलता ने लूफियन को बहुत अधिक उकसाया और इसी कारण उसके शरीर में छिपा दूसरा व्यक्तित्व उसका फायदा उठा सका। लेकिन अब सिल्वियो को क्या करना चाहिए? लूफियन का हिंसक व्यक्तित्व पहले भी प्रकट हुआ था, लेकिन उस समय उसकी ताकत बहुत अधिक नहीं थी, इसलिए सिल्वियो उसे आसानी से दबा सकते थे। हालांकि लूफियन की ताकत काफी बदल गई थी। सिल्वियो को यह भी नहीं पता था कि वह किस स्तर पर था, इसलिए अब सिल्वियो के लिए उसे दबाना इतना आसान नहीं हो सकता है। सिल्वियो में सीधे लूफियन पर बल प्रयोग करने का पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं था। हालांकि उसे एलोरा के ठिकाने के बारे में बताना भी संभव नहीं था। यह अनुमान लगाना कठिन होगा कि क्या होगा जब वे दोनों एक दूसरे से टकराएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो सिल्वियो ने पिछली बार एलोरा से सीखी थी वह ये थी कि वह स्पष्ट रूप से साहिल के प्रति पक्षपाती थी। यदि लूफियन को पता चला कि जिस औरत को वह हजारों युगों से पसंद करता था उसके दिल में कोई और आदमी था, तो परिणाम विनाशकारी हो सकते थे। यदि लूफियन पागल हो गया तो कोई उसे रोक नहीं पाएगा। एकमात्र रास्ता टालमटोल करना था। सिल्वियो लूफियन को यह नहीं बता सकते थे कि एलोरा द स्पिरिट केज में थी। तुम लूफियन नहीं हो। असली लूफियन एलोरा की इतनी कम परवाह नहीं करेगा। वह हमेशा एलोरा के बारे में सोचेगा। सिल्वियो ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं लूफियन हूँ। मैं एलोरा की भी परवाह करता हूँ और मैं उसकी भलाई के लिए उसे जल्दी ढूंढना चाहता हूँ, लूफियन ने उत्तर दिया। उसकी भलाई के लिए? यदि तुम वास्तव में उसके बारे में चिंतित हो तो तुम इस महत्वपूर्ण क्षण में जाकर उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। सिल्वियो, तुम नहीं समझते। मेरे पास अपने कारण हैं। तुम्हें बस मुझे ये बताना है कि एलोरा कहाँ है। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा और तुम्हें अब नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुम कौन हो। हम एक बार मिले थे। मैंने तुमसे कहा था कि मैं लूफियन हूं और मुझे आज एलोरा का ठिकाना जानना ही होगा। लूफियन थोड़ा अधीर हो गया और गंभीर स्वर में बोलने लगा। अध्याय 2545। सिल्वियो ने अपने सामने से नेब्यूलर मैप हटा दिया। फिर वे खड़े हो गए और लूफियन के सामने खड़े हो गए। उनकी निगाहें मिली, जिससे आसपास का शून्य हिंसक रूप से कांप उठा। क्या होगा अगर मैं तुम्हें न बताऊं? सिल्वियो, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं क्योंकि तुम मेरे वरिष्ठ हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और मुझे एलोरा का ठिकाना बता दो।
तुम अभी भी मेरे वरिष्ठ हो, अन्यथा मुझे क्रूर होने के लिए दोष मत देना, लूफियन ने गहरी आवाज में कहा। अब उसके दिल में केवल एलोरा ही थी। अन्य लोग या चीजें, जिनमें सिल्वियो और अन्य, साथ ही लेलर शामिल थे, अब उसके मन में महत्व नहीं रखते थे। यदि सिल्वियो का एलोरा के ठिकाने का खुलासा करने का इरादा नहीं था, तो लूफियन उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करेगा। सिल्वियो कुछ देर के लिए इस खुले खतरे को समझ नहीं पाए, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उन्हें ऐसी बातें सुने बहुत समय हो गया था। महान प्राचीन युद्ध में जीवित बचे एकमात्र ओवरलॉर्ड के रूप में वे हमेशा सभी लेलर के प्राणियों द्वारा पूजनीय रहे थे। उन्होंने लूफियन को बड़ा होते देखा था और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें दूसरे पक्ष द्वारा धमकी दी जाएगी। सिल्वियो ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। यही कारण था कि उन्होंने लूफियन को स्फायर अरिथमेटिक्स नहीं सिखाया। एक बार जब उसका दूसरा व्यक्तित्व उसके शरीर पर हावी हो जाता तो लूफियन हिंसक हो जाता। जब तक कोई लूफियन की अवज्ञा करने की हिम्मत करता, वह कुछ भी करने में सक्षम होता। इस तरह के व्यक्ति के लिए सौभाग्य खोजने और दुर्भाग्य से बचने की क्षमता हासिल करना बहुत खतरनाक था। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें वापस कैसे खदेड़ा था? अगर मैं इसे एक बार कर सकता हूं, तो मैं इसे दूसरी बार भी कर सकता हूं। सिल्वियो, मैं सच में तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मैं बस एलोरा का ठिकाना जानना चाहता हूं। तुम मुझे क्यों नहीं बताओगे? लूफियन का लहजा अचानक फिर से नर्म हो गया। हालांकि दो व्यक्तित्वों के विलय ने उसके स्वभाव में भारी बदलाव ला दिया था, लेकिन लूफियन का पूर्व व्यक्तित्व अभी भी उसके शरीर पर हावी था। सिल्वियो उसके हाफ टीचर थे जिन्होंने उसे बहुत कुछ सिखाया था। सिल्वियो पर हमला करने को लेकर लूफियन के मन में अभी भी कुछ हिचकिचाहट थी, क्योंकि वर्तमान तुम ये जानने के योग्य नहीं हो कि एलोरा कहाँ है। सिल्वियो ने लूफियन को बिल्कुल मौका नहीं दिया। उन्हें यकीन था कि लूफियन पर किसी दूसरे व्यक्तित्व का कब्जा था, इसलिए उन्हें विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या तुम मुझे रोकने जा रहे हो? लूफियन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसकी आंखें जल रही थीं। इस क्षण वह अंदर से पागलों जैसा महसूस कर रहा था और वह खुद को नियंत्रित करने में लगभग असमर्थ था। वह बस अपने सामने की हर चीज को फाड़ देना और एलोरा को ढूंढना चाहता था। मैं न केवल तुम्हें रोकूंगा, बल्कि मैं तुम्हें वापस भी खदेड़ूंगा। सिल्वियो के बोलने के बाद उन्होंने अपना हाथ हिलाया और उनकी आस्तीन से एक हथियार उड़कर निकला। जब वह हवा में पहुंचा तो वह तुरंत इतना विशाल हो गया कि उसने लगभग आकाश और लूफियन को तुरंत ढक लिया। करीब से निरीक्षण करने पर वह विभिन्न रहस्यमय रून से खुदा हुआ कछुए का खोल निकला। अनगिनत रहस्यमय प्रतीक उड़कर निकले और एक बंद स्थान बना लिया। इस कछुए के खोल की उत्पत्ति असाधारण थी। सिल्वियो ने इसे गौर्टियर सिविलाइजेशन के अवशेषों के बीच स्फायर अरिथमेटिक्स के साथ खोजा था। इस कछुए के खोल में कोई आक्रामक शक्ति नहीं थी, लेकिन इसकी रक्षा क्षमताएं आश्चर्यजनक रूप से भयानक थीं। महत्वपूर्ण क्षण में यह न केवल दुश्मन को फंसा सकता था, बल्कि उन्हें रिफाइन भी कर सकता था। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह बच नहीं पाएगा। लूफियन को फंसाने के बाद सिल्वियो ने भी राहत की सांस ली। वे आखिरकार सफल हो गए थे। अध्याय 2546। एक बार ब्लैक टॉर्टस शील्ड से ढक जाने के बाद लूफियन कुछ नहीं कर पाएगा। सिल्वियो को डर था कि लूफियन जल्दी भाग जाएगा। यदि वह ऐसा करता तो एक बड़ा युद्ध अपरिहार्य हो जाता यदि सिल्वियो उस समय उसे वश में करना चाहते। सिल्वियो अभी लूफियन से लड़ना नहीं चाहते थे। वे अपनी ऊर्जा रोबोशस और सोल डिवाउरर्स के लिए बचाना चाहते थे। लूफियन, मैं तुम्हें फिलहाल रिफाइन नहीं करूंगा। जब तक तुम वहां हो तुम्हें चिंतन करना चाहिए। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यदि तुम अभी भी जिद्दी हो तो तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत करने के लिए मुझे दोष मत देना। सिल्वियो ने ब्लैक टॉर्टस शील्ड की ओर मुख किया और जोर से कहा, सिल्वियो, अगर मैं यहां से बाहर निकल जाऊं तो क्या तुम मुझे एलोरा के बारे में बताओगे? ब्लैक टॉर्टस शील्ड के अंदर से लूफियन की आवाज आई। ब्लैक टॉर्टस शील्ड सिल्वियो के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक थी और निश्चित रूप से लूफियन इसके बारे में जानता था। उसके न छिपने का कारण यह था कि वह सीधे सिल्वियो के आत्मविश्वास को कुचलना चाहता था और एलोरा का ठिकाना प्राप्त करना चाहता था। दिन के अंत में लूफियन सिल्वियो को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि आखिरकार वे उसके मार्गदर्शक थे। हालांकि यदि उसे सिल्वियो और एलोरा के बीच चुनाव करना पड़ा तो लूफियन बिना किसी हिचकिचाहट के एलोरा को चुनेगा। उसके दिल में एलोरा से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। तुम अभी भी बाहर आना चाहते हो, इसके बारे में सोचो भी मत। मैंने तुम्हें ये ढाल पहले भी दिखाई है। इसमें फंसा कोई भी दुश्मन भाग नहीं सकता। यहाँ तक कि स्टार्क का मालिक, पिछला सोल डिवाउरर ओवरलॉर्ड भी मेरे द्वारा फंसाए जाने के बाद भाग नहीं सका था। सिर्फ इसलिए कि दूसरे नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। सिल्वियो, मैं बस तुमसे सुनना चाहता हूँ। अगर मैं बाहर आ गया तो क्या तुम मुझे बताओगे कि एलोरा कहाँ है? लूफियन कितना आश्वस्त था। ये सुनकर सिल्वियो को अचानक लगा कि शायद ये ब्लैक टॉर्टस शील्ड लूफियन को नहीं फंसा सकती।
क्या ये संभव था? शायद। आखिरकार स्टार्क भी स्फायर रिथमेटिक्स से बच सकता था, जो ब्रह्मांड की हर चीज को देख सकता था। क्या अब कुछ भी असंभव रह गया था? नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि वह कहाँ है। यह उसके और तुम्हारे भले के लिए है। सिल्वियो ने अपना सिर हिलाया और लूफियन को अस्वीकार कर दिया। तुम सहमत नहीं हो? लूफियन ने दांत पीसते हुए पूछा। बस हार मान लो, मैं तुम्हें चाहे जो भी हो नहीं बताऊंगा। सिल्वियो का सकारात्मक उत्तर मिलने के बाद लूफियन पागल हो गया। वह दहाड़ा, क्यों? इसका कारण क्या है? सिल्वियो, मुझे बताओ, क्या एलोरा मर गई है? नहीं, मैं महसूस कर सकता हूं कि वह अभी भी जीवित है, लेकिन मैं यह महसूस नहीं कर पा रहा हूं कि वह कहाँ है। कोई कारण नहीं है, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि एलोरा सुरक्षित है। यदि तुम अभी उससे मिलने जाओगे तो ये तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता, सिल्वियो ने असहाय होकर कहा। बेशक वे चाहते थे कि वे दोनों साथ रहें। यदि इस ब्रह्मांड में कोई लूफियन को रोक सकता था तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह एलोरा थी। दुर्भाग्य से मनुष्य भाग्य के हाथों की कठपुतली थे। लूफियन का अनगिनत वर्षों का साथ एक प्रीडेस्टिन्ड पर्सन के साथ बिताए गए कुछ वर्षों की तुलना में कुछ भी नहीं था। यही जीवन था। सिल्वियो वास्तव में उस व्यक्ति से मिलना चाहते थे जिसने उन्हें अपने स्फायर रिथमेटिक्स से बैकलैश दिया और कुछ ही वर्षों में एलोरा का दिल जीत लिया। लूफियन ब्लैक टॉर्टस शील्ड के अंदर खड़ा था, अनगिनत रहस्यमय प्रतीकों से घिरा हुआ। अपनी मुट्ठियां जोर से भींचते हुए उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। उसके अंदर एक भयानक ऊर्जा पनप रही थी। उसने मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की पूरी कोशिश की थी। वह अपनी हेवनली ओवरलॉर्ड की ताकत नहीं दिखाना चाहता था और न ही सिल्वियो से लड़ना चाहता था। हालांकि सिल्वियो ने उसे यह बताने से इनकार कर दिया कि एलोरा कहाँ थी। यदि ऐसा ही होने वाला था तो वह अपना तरीका इस्तेमाल करेगा। हालांकि वह नहीं चाहता था, लेकिन अगर वह एलोरा को ढूंढ सके तो ये सब सार्थक था। लूफियन ने अपने आसपास के घने प्रतीकों की ओर देखा और धीरे से कहा, सिल्वियो, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। जो कोई भी मुझे एलोरा को खोजने से रोकने की हिम्मत करेगा, मैं उसे मार दूंगा। अब से मैं लेला का शासक हूंगा और सभी प्राणी मेरे चरणों में झुकेंगे। जो मेरी आज्ञा मानेंगे वे समृद्ध होंगे और जो मेरा विरोध करेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। लूफियन के शरीर से भयानक ऊर्जा प्रवाहित हुई। एक समय अजेय रहने वाले रहस्यमय प्रतीक इस ऊर्जा का सामना करने पर सिकुड़कर दूर हो गए। उन्होंने इसे छूने की हिम्मत नहीं की। अध्याय 2547। हेवनली ओवरलॉर्ड्स ब्रह्मांड और सभी लोगों को पार कर सकते थे। ब्रह्मांड में अनगिनत लेवल 9 सिविलाइजेशंस के बीच बहुत कम हेवनली ओवरलॉर्ड्स थे। ये लेला के पूरे इतिहास में भी कभी प्रकट नहीं हुआ था। सिल्वियो महान प्राचीन युद्ध से लेकर वर्तमान तक जीवित रहे थे, लेकिन वे केवल एक पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड ही थे। हालांकि वे पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड्स के शिखर पर थे और पहले से ही एक वास्तविक हेवनली ओवरलॉर्ड होने के बेहद करीब थे, फिर भी आखिरकार वे कुछ दूरी पर थे। इसके अलावा यह एक ऐसा अंतर हो सकता है जिसे वे कभी पार न कर सकें। जब उन्होंने लूफियन को लेला पर शासन करने के बारे में बात करते सुना तो सिल्वियो दंग रह गए। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, ब्लैक टॉर्टस शील्ड से एक भयानक और उन्मत्त शक्ति फूटी। बूम! इसने सीधे ब्लैक टॉर्टस शील्ड को तोड़ दिया, जिससे अनगिनत रहस्यमय प्रतीक बिखर गए। अचानक हुए बदलाव से सिल्वियो स्तब्ध रह गए। इससे पहले कि उनके पास प्रतिक्रिया करने का समय होता, भयानक ऊर्जा पहले से ही उनके शरीर तक फैल गई थी और उन पर भारी प्रहार किया। एक पल में सिल्वियो का शरीर उड़ गया। शून्य में लूफियन की आकृति दिखाई दी। उसके चारों ओर की ऊर्जा ने सिल्वियो को डरा दिया। ऐसा करने वाला व्यक्ति निस्संदेह एक महान हेवनली ओवरलॉर्ड ही हो सकता था। सिल्वियो दंग रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उनका चेहरा अविश्वास से भर गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, लूफियन ने हेवनली ओवरलॉर्ड में सफलता प्राप्त की। उसने वास्तव में हेवनली ओवरलॉर्ड में सफलता प्राप्त की। ये कैसे संभव है? वह इतनी आसानी से हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक तक कैसे पहुंच सकता है? मैं अंतहीन वर्षों तक जीवित रहा हूं और मेरे पास सौभाग्य खोजने और बुराई से बचने के लिए स्फायर रिथमेटिक्स भी है। मैंने ब्रह्मांड में अनगिनत अवसर पाए हैं, लेकिन फिर भी मैं इस स्तर तक नहीं पहुंच पाया हूं। लूफियन की उम्र कितनी है? वह अचानक कैसे एक हेवनली ओवरलॉर्ड बन गया और उस क्षेत्र तक पहुंच गया जिसका अनगिनत ओवरलॉर्ड सपना देखते हैं? सिल्वियो को अपनी आंखों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि सच्चाई उनके सामने थी, इसलिए उन्हें इस पर विश्वास करना ही पड़ा। इतनी लंबी दूरी से निकलने वाली सांस एक पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड को भी घबराहट महसूस करा सकती थी। केवल एक सच्चा हेवनली ओवरलॉर्ड ही ऐसा कर सकता था। सिल्वियो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तुमने रास्ते में मेरी मदद करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि तुम मुझे एलोरा के पास जाने से क्यों रोक रहे हो। क्या हम इस वजह से एक दूसरे के खिलाफ होने वाले हैं? लूफियन ने गंभीरता से पूछा। सिल्वियो ने सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय पूछा, क्या तुम वास्तव में लूफियन हो? मैंने तुमसे कहा था, मैं लूफियन हूं। क्या तुम अब एक हेवनली ओवरलॉर्ड हो?
सिल्वियो ने पूछना जारी रखा। सही कहा, अब से लेले की रक्षा मेरे द्वारा की जाएगी, लूफियन। सोल डिवाउरर्स और रोबोशस मेरी शक्ति के तहत ब्रह्मांड से पूरी तरह गायब हो जाएंगे और इतिहास की धूल बन जाएंगे, लूफियन ने दबंगई से कहा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ये कैसे किया? सिल्वियो की आंखों में एक उम्मीद भरा भाव था। वे बहुत लंबे समय से एक पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड थे। वे एक वास्तविक हेवनली ओवरलॉर्ड बनने से केवल आधा कदम दूर थे, लेकिन फिर भी वे इसे पार नहीं कर पा रहे थे। यह आधा कदम एक विशाल खाई की तरह था और इसने सिल्वियो को हताश महसूस कराया था। जब मैं चीज़ों को समझ गया और महसूस कर लिया तो मैंने स्वाभाविक रूप से सफलता प्राप्त कर ली। तुम अभी भी पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक में फंसे हुए हो क्योंकि अभी समय नहीं आया है, लूफियन ने उत्तर दिया। हेवनली ओवरलॉर्ड बनने के बाद वह बहुत कुछ समझ गया था। भले ही उसने शॉर्टकट लिया हो, वह फिर भी एक वास्तविक हेवनली ओवरलॉर्ड था। ऐसी बहुत सी चीजें थीं जो वह उस कदम तक पहुंचने के बाद ही जान पाएगा। अध्याय 2548। मैंने सोचा था कि स्पाई अरिथमेटिक्स में महारत हासिल करने के बाद मैं ब्रह्मांड की हर चीज़ की भविष्यवाणी कर सकूंगा और मैं पूरी लेला में पहला हेवनली ओवरलॉर्ड बनूंगा। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इसे हासिल करने वाले व्यक्ति होगे। दुनिया हमेशा बदल रही है और इतनी अप्रत्याशित है, सिल्वियो ने सुदबुद्ध खोकर कहा। हजारों युगों से वे अध्ययन कर रहे थे कि हेवनली ओवरलॉर्ड बनने के लिए अंतिम कदम कैसे उठाया जाए। स्पाई अरिथमेटिक्स की एकत्रित जानकारी और कटौती के आधार पर आखिरकार एक निष्कर्ष निकाला गया। लेलर इस पीढ़ी में एक शक्तिशाली हेवनली ओवरलॉर्ड को जन्म देगी। सिल्वियो ने हमेशा सोचा कि वह वे ही होंगे और यह कि रोबोशस और सोल डिवाउरर्स का लेलर पर आक्रमण करने के लिए हाथ मिलाना उनके लिए एक परीक्षा थी। जब तक वे इस आपदा से सफलतापूर्वक बच सकते थे, वे लेलर की पूरी किस्मत इकट्ठा करने के बाद हेवनली ओवरलॉर्ड बनने के लिए अंतिम कदम उठा सकते थे। फिर वे ब्रह्मांड और सभी लोकों में बेरोक टोक घूम सकते थे। अनपेक्षित रूप से लूफियन उनसे एक कदम आगे था। सिल्वियो नहीं जानते थे कि लूफियन ने ये कैसे किया। वे केवल इतना जानते थे कि लेलर में एक हेवनली ओवरलॉर्ड का जन्म हुआ है, इसलिए कम समय में दूसरे का प्रकट होना चुनौतीपूर्ण होगा। दूसरे शब्दों में, वे अनगिनत वर्षों तक अपनी वर्तमान स्थिति में फंसे रहेंगे। सिल्वियो, मैं अभी तुमसे इस बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा। एलोरा कहाँ है? लूफियन ने पूछा। लूफियन, क्या तुम्हें लगता है कि यदि तुम एक हेवनली ओवरलॉर्ड के रूप में अपनी ताकत दिखाओगे तो मुझ पर एलोरा के ठिकाने का खुलासा करने के लिए दबाव पड़ेगा? तुमने मुझे कम आंका है। लूफियन, तुम कितने भी मजबूत क्यों ना हो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि वह किसी छोटे अचानक अवसर से नहीं मिलेगी। यह उसके भविष्य को प्रभावित करेगा, इसलिए मैं तुम्हें इसे नष्ट करने की अनुमति नहीं दे सकता। सिल्वियो ने सख्ती से लूफियन को मना कर दिया। लूफियन जितना मजबूत था, वे उतना ही उसे बताने से डरते थे, क्योंकि ताकत जितनी अधिक होगी, सच्चाई जानने के बाद परिणाम उतने ही गंभीर होंगे। भले ही एलोरा एक औरत थी, वह बाहर से कोमल लेकिन अंदर से मजबूत थी। एक बार जब वह किसी चीज के बारे में अपना मन बना लेती तो वह आसानी से अपना मन नहीं बदलती थी। ये तब भी नहीं बदलेगा जब लूफियन एक हेवनली ओवरलॉर्ड बन जाएगा। यदि उसने कहा कि वह इसे पसंद नहीं करती, तो वह इसे पसंद नहीं करती। उसे मजबूर करना उल्टा असर करेगा। एक बार जब एलोरा के लूफियन के विपरीत खड़े होने का समय आएगा तो कल्पना करना कठिन होगा कि लूफियन क्या करेगा। सिल्वियो लूफियन को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उसे शुरू से अंत तक केवल एक ही व्यक्ति की परवाह थी और वह थी एलोरा। यदि उसने एलोरा को खो दिया तो लूफियन अब लेलर का संरक्षक नहीं रहेगा और वह पूरी लेलर के लिए आपदा भी ला सकता है। उसके मन में गुस्से में दुनिया को नष्ट करने का विचार आ सकता है। उस समय उसे कौन रोक पाएगा? ये केवल समय की बात थी, इससे पहले कि एक हेवनली ओवरलॉर्ड लेलर को नष्ट करना चाहे। सिल्वियो, क्या तुम वास्तव में मुझे मजबूर करने जा रहे हो? तुम जानते हो मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। लूफियन के चेहरे पर दर्द का भाव था। वह अपने दिल के गुस्से को जबरदस्ती दबा रहा था। ये डुअल सोल्स के सफल विलय का प्रभाव था। लूफियन, क्या तुम एलोरा का ख्याल नहीं रख सकते? उसे अभी अकेले इसका सामना करने की जरूरत है। एक बार जब तुम उसके पास जाओगे तो अंत फिर से लिख दिया जाएगा। मुझे परवाह नहीं है। अब जबकि मैं अपने हाथों से सब कुछ नियंत्रित कर सकता हूं, तो मुझे भाग्य की व्यवस्था क्यों सुननी चाहिए? यदि एलोरा अपना अचानक अवसर खो देती है तो मैं उसे 10 गुना या 100 गुना अधिक वापस पाने में मदद करूंगा। सिल्वियो, मैंने तुम्हें आज कई मौके दिए हैं, लेकिन चूंकि तुम उन्हें संजोने से मना करते हो, तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। लूफियन ने दांत पीसते हुए वाक्य पूरा करने पर जोर दिया। वह आखिरकार अपने दिल के गुस्से को अब और नहीं दबा सका। बूम! उसके शरीर से एक हिंसक ऊर्जा निकली और सिल्वियो की ओर बढ़ी। भले ही सिल्वियो ने अपनी पूरी ताकत से विरोध किया, वे तूफान में एक नाव की तरह थे जो किसी भी समय पलट सकती थी। ये तब भी था जब लूफियन उन्हें कुछ दया दिखा रहा था। पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड और रियल हेवनली ओवरलॉर्ड के बीच केवल एक महीन रेखा लगती थी, लेकिन वे बहुत अलग थे। दोनों एक ही स्तर पर बिल्कुल नहीं थे।
अध्याय 2549। जब सिल्वियो लूफियन से निकलने वाली ऊर्जा का विरोध करने की पूरी कोशिश कर रहे थे तो उन्हें अचानक खतरे का एहसास हुआ। वे प्रतिक्रिया देना चाहते थे लेकिन पाया कि वे अपने शरीर को हिला नहीं सकते थे। तभी उनकी गर्दन कस गई। लूफियन के हाथ सिल्वियो की गर्दन पर थे। फिर एक हेवनली ओवरलॉर्ड की शक्ति सिल्वियो के शरीर में समा गई और तबाही मचाने लगी, जिससे वे एक पल में अपनी लड़ने की क्षमता खो बैठे। अत्यधिक तीव्र दर्द ने सिल्वियो को असहाय महसूस कराया। साथ ही उनके चेहरे पर एक कड़वा भाव आ गया। क्या यही हेवनली ओवरलॉर्ड की ताकत थी? ये वास्तव में भयानक था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका मुकाबला उनके जैसा एक पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड कर सके। जल्द ही सब कुछ शांत हो गया। भयानक ऊर्जा जितनी तेजी से आई थी उतनी ही तेजी से चली गई। जब उनकी आकृतियां फिर से दिखाई दी तो सिल्वियो, जो पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड थे, को लूफियन ने एक मुर्गे की तरह गला घोंटकर पकड़ा हुआ था और वे हिलने में असमर्थ थे। कोई देख सकता था कि दोनों के बीच का अंतर कितना बड़ा था। आमने सामने की स्थिति में सिल्वियो के पास वापस लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। यदि वे लूफियन को रोकना चाहते थे तो ये तभी संभव था जब कोई दूसरा शक्तिशाली हेवनली ओवरलॉर्ड या दर्जनों पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड्स एक ही समय में हमला कर रहे हों। केवल इसी अत्यंत जोखिम भरे तरीके से उसे रोका जा सकता था। अन्यथा यदि वे आमने सामने लड़ते तो उन्हें चोट लग सकती थी। चाहे कितने भी पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड्स क्यों न हो, वे फिर भी लूफियन के सामने कुछ भी नहीं थे। सिल्वियो, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। एलोरा कहाँ है? क्या तुम मुझे बताने जा रहे हो? यदि तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लूफियन के चेहरे का भाव अत्यंत विकृत हो गया। सिल्वियो ने पहले भी लूफियन का ऐसा भाव देखा था। ये तब था जब उसका हिंसक व्यक्तित्व प्रकट हुआ था। उस समय का लूफियन अब के लूफियन जैसा ही था। वही भाव, वही लहजा। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, केवल एक तिरस्कारपूर्ण नजर थी। सिल्वियो अचानक समझ गए। तार्किक तर्क के आधार पर लूफियन इतनी जल्दी हेवनली ओवरलॉर्ड में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता था, विशेष रूप से ये देखते हुए कि एलोरा के अपने शरीर को पुनर्जीवित करने में विफल होने पर वह घायल हो गया था। तो एक जोरदार हमला केवल उल्टा असर करेगा। हालांकि लूफियन ने न केवल ऐसा किया बल्कि सफल भी हुआ, जो तार्किक नहीं था। लूफियन के बारे में सबसे अनूठी बात यह है कि उसके दो व्यक्तित्व हैं। सिल्वियो ने लेलो की प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तकों में खोजा, लेकिन उन्हें दोहरे व्यक्तित्व वाला ऐसा कोई शरीर नहीं मिला। इसमें केवल इस शरीर को अत्यंत दुर्लभ बताया गया था। जब हिंसक व्यक्तित्व शरीर पर हावी होता तो लूफियन की ताकत बढ़ जाती, लेकिन वह अपनी सुध-बुध भी खो देता। अपनी वर्तमान स्थिति में भले ही लूफियन गुस्से में था, फिर भी तर्क का एक अंश बाकी था। सिल्वियो ने सोचा, क्या दोनों व्यक्तित्वों का विलय हो गया? क्या इसी वजह से वह हेवनली ओवरलॉर्ड बना? किसी को स्वीकार करना होगा कि सिल्वियो तर्क देने में बहुत अच्छे थे। स्फायर रिथमेटिक्स उनके लिए न केवल सटीक भविष्यवाणी बल्कि स्पष्ट सोच भी लाया था। लूफियन के प्रदर्शन की कुछ बातचीत और अवलोकन के बाद वे मामले की काफी सटीक सच्चाई जान सकते थे। अध्याय 2550। लूफियन, शांत हो जाओ। सिल्वियो हकलाते हुए बोलने में कामयाब रहे क्योंकि उनका गला घोंटा जा रहा था। मैं शांत नहीं हो सकता। मुझे बताओ एलोरा कहाँ है, अन्यथा मैं पीछे नहीं हटूंगा। भले ही तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया हो, भले ही तुम मेरे आधे शिक्षक हो, फिर भी मैं तुम्हें मार डालूंगा। लूफियन पागलों की तरह दहाड़ा। यह महसूस करते हुए कि लूफियन की ऊर्जा अधिक से अधिक हिंसक होती जा रही है और वह किसी भी समय खुद को मार सकता है, सिल्वियो भी थोड़ा चिंतित होने लगे। वे लगातार सोच रहे थे कि अपने सामने आए संकट को कैसे हल किया जाए। उन्होंने पहले लूफियन के हिंसक व्यक्तित्व को देखा था और वह पूरी तरह से तर्कहीन था। कुछ बार संघर्ष करने के बाद लूफियन ने सोचा कि सिल्वियो एलोरा के ठिकाने का खुलासा करने जा रहे हैं, इसलिए उसने अपना हाथ थोड़ा ढीला कर दिया। सिल्वियो, जो फिर से सांस लेने में सक्षम थे, ने समझाने से पहले कुछ देर सोचा। लूफियन, मैं जानता हूँ एलोरा तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण कि तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ सकते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर एलोरा तुम्हें इस तरह देखती है तो वह कितनी दुखी और निराश होगी? वह लूफियन चाहती है जो अपनी भावनाएं नहीं दिखाएगा, वह लूफियन नहीं जो जब भी तुम परेशान होगे दुनिया को नष्ट कर देगा। वे जानते थे कि यदि वे चाहते थे कि लूफियन ठीक हो जाए तो वे केवल एलोरा से शुरुआत कर सकते थे। एलोरा लूफियन का जुनून थी। बोलने के बाद सिल्वियो ने लूफियन को ये दिखाने के लिए अपने सामने एक दर्पण प्रकट किया कि वह अब कैसा दिखता है। जब लूफियन ने दर्पण में अपना विभत्स रूप देखा तो वह दंग रह गया। उसने सोचा, क्या यह मैं हूँ? मेरा इतना भयानक भाव क्यों है? अगर एलोरा मुझे इस तरह देखती है तो क्या वह मुझसे नफरत करेगी? क्या वह सोचेगी कि मैं घृणास्पद हूँ और मुझे छोड़ देगी? नहीं नहीं, एलोरा को मुझे इस तरह बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। लूफियन ने अपने वे हाथ छोड़ दिए जिन्होंने सिल्वियो की गर्दन पकड़ी हुई थी। उसने अपना सिर अपने हाथों में पकड़ लिया और दर्द में चिल्लाया, बाहर निकलो, मेरे अंदर से बाहर निकलो, मेरे शरीर से बाहर निकलो। तुरंत उसके भाव और आवाज बदल गए।
वह उपहास के साथ बोला, टीएस टीएस टीएस, तुम अब मुझे जाने देना चाहते हो? हाँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि बहुत देर हो चुकी है? यदि मैं नहीं होता तो तुम पहले ही मारे जा चुके होते। तुम्हें हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक प्राप्त करने का मौका कैसे मिलता? तुम अब पुल जलाना चाहते हो? हाँ। बिल्कुल नहीं, तुमने मुझे नेतृत्व करने देने का वादा किया था। तुम कमीने, तुमने मुझसे झूठ बोला। लूफियन ने दांत पीसते हुए कहा। फिर वह फिर से मुस्कुराया, तुम अभी भी नेतृत्व में हो। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। बस इतना है कि विलय के बाद हम एक दूसरे से अभिन्न हो गए हैं। स्वामी या नेता जैसी कोई चीज नहीं है। कुछ समय बाद डुअल सोल्स पूरी तरह से एकीकृत हो जाएंगी और तुम भविष्य में इस तरह खुद से कम बात करोगे। धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए। बाहर निकलो। हाहा, कितनी भ्रमपूर्ण बात है। यह असंभव है। हम एक शरीर में दो आत्माएं हैं और हम ब्रह्मांड में सबसे दुर्लभ हैं। यदि हम एकजुट होते हैं तो हम आसमान छुएंगे और यदि हम विभाजित होते हैं तो हम गिर जाएंगे। अब हम सफलतापूर्वक विलय कर चुके हैं और एक उज्ज्वल भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। हम ब्रह्मांड में अपने पदचिह्न छोड़ेंगे और यह हमारे जीतने का इंतजार कर रहा है। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे बस एलोरा चाहिए। जब तक मैं एलोरा के साथ रह सकता हूँ और उसके साथ रह सकता हूँ, मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, भले ही मुझे पहाड़ों और जंगलों में एकांत में रहना पड़े। मैं घर से कभी बाहर न निकलने के लिए भी तैयार हूँ। वह सिर्फ एक औरत है। जब हम भविष्य में ब्रह्मांड पर शासन करेंगे तो तुम्हारे चुनने के लिए बहुत सारी महिला ओवरलॉर्ड्स होंगी। तुम जितनी चाहो उतनी पा सकते हो और मुझे यकीन है कि उनमें से बहुत सी एलोरा से बेहतर होंगी। मुझे सिर्फ एलोरा चाहिए। मुझे सिर्फ एलोरा चाहिए। मुझे और कोई नहीं चाहिए। सिर्फ इसलिए कि तुम कहते हो कि तुम उन्हें अभी नहीं चाहते, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उन्हें भविष्य में नहीं चाहोगे। जब हम पूरी तरह से एकीकृत हो जाएंगे तो तुम ऐसा नहीं सोचोगे। सिल्वियो को आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए तेजी से पीछे हट गए। बेशक ये केवल सिल्वियो का अनुमान था। यदि लूफियन उन पर हमला करना चाहता तो कोई भी दूरी सुरक्षित नहीं थी। लूफियन को दोनों व्यक्तित्वों के बीच स्विच करते हुए देखकर सिल्वियो जान गए थे कि उनका अंदाजा सही था। लूफियन की हेवनली ओवरलॉर्ड प्राप्त करने की क्षमता डुअल सोल्स के विलय का परिणाम थी। दूसरे व्यक्तित्व के अनुसार विलय के बाद वे अब एक दूसरे से अलग नहीं थे। दूसरे शब्दों में, सप्रेशन जैसी कोई चीज नहीं थी। अब से लूफियन का चरित्र हमेशा हिंसक और चिड़चिड़ा रहेगा। आज की तरह वह थोड़ा परेशान होने पर सिल्वियो को मार डालेगा। उसे क्या करना चाहिए? लूफियन हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक पर पहुंच गया था और उसे मारना भी पसंद था। क्या पूरी लेला खतरे में नहीं होगी? सिल्वियो के चेहरे पर चिंता का भाव था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।